तो स्क्रीन दिखेगा ना तो बता दीजिएगा। So yes, we can see your screen. ओके ग्रेट। थोड़ा सा ना म्यूट करके रखिएगा आप लोग ताकि अपना नॉइस कम से कम रहे। फिर जब आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना होगा ना तो आप म्यूट को ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है। तो ये जो अपना डेमो सेशन है ये किस चीज के रिलेटेड है? एडवांस वीबीए यूजिंग क्लास मॉड्यूल एंड एसक्यूएल। तो पहले तो हम लोग नाम लिख देते हैं यहाँ पे, एडवांस वीबीए यूजिंग क्लास मॉड्यूल एंड सीक्वल। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि भाई फाउंडेशन वीबीए क्या होता है। ठीक है, तो फाउंडेशन वीबीए में बेसिक कंसेप्ट रहते हैं, उसके अंदर इनिशियल एग्जांपल्स रहते हैं वीबीए के, वीबीए ना ऑटोमेशन के। आप लोगों का हुआ है क्या वीबीए फाउंडेशन? Yes, मेरा हुआ है। ओके मेरा भी हुआ है सर। ओके ठीक है। तो इसमें काफी सारे एग्जांपल्स रहते हैं, इसमें जैसे लूपिंग्स रहती है, इसमें वेरिएबल्स के कंसेप्ट रहते हैं, इसमें लॉजिक बिल्डिंग रहता है और ऐसे काफी सारी चीजें रहती है। तो ये रहता है फाउंडेशन। अब जिनका फाउंडेशन हो जाता है तो वो लोग इस कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। अब ये जो कोर्स है ये एक खास कोर्स है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप इस लेवल से आगे बढ़ते हो। यहाँ पे क्या क्या चीजें कवर होती है हम लोग यहाँ पे लिखते जाते हैं। सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे कवर होती है वो है क्लास मॉड्यूल्स। ठीक है, क्लास मॉड्यूल्स क्या होते हैं आपको पता है? नो सर। ओके देखिए, नॉर्मली हम लोग मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं कोडिंग के लिए, राइट? जैसे अगर आप ऑल्ट F11 करोगे, ऑल्ट F11, तो यहाँ पे हम लोग इंसर्ट मॉड्यूल करते हैं ऑल्ट IM करके, है ना? और इसके अंदर हम लोग हमारा सब रूटीन लिखते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सब टेस्टिंग, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपन ने लिखा मैसेज बॉक्स हाय। तो आप जब इसको रन करोगे ना तो ये डायरेक्टली रन होगा। मैंने भी क्या दबाया होगा बटन, F5, राइट? तो F5 दबाने से क्या हुआ, ये डायरेक्टली रन हो गया। लेकिन जब आप क्लास मॉड्यूल क्रिएट करते हो और आप सेम चीज अगर आप वहां पे डालते हो, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और क्लास मॉड्यूल में पेस्ट कर देते हैं। आप जब अभी यहाँ पे F5 करोगे ना तो ये रन नहीं होगा। आपने देखा? यस। अच्छा, ये डायरेक्टली ये रन क्यों नहीं हो रहा है ये? क्योंकि जो क्लास मॉड्यूल्स होते हैं ना ये इंडिविजुअल, ये प्राइवेट मॉड्यूल कहलाते हैं और इनको आपको है ना क्रिएट करना पड़ता है मेमोरी के अंदर। आप जब तक कि इनको क्रिएट नहीं करोगे तब तक कि आप इनको यूज नहीं कर पाओगे। ये आया समझ में आपको? बट इसका पर्पस क्या है? मीन्स अगर हम मॉडल में देखते हैं कि हम्म हम अगर आई मीन कोई मैक्रो रन करते हैं, आई मीन क्रिएट करते हैं, तो एवरीवन कैन यूज इट। तो हम्म फिर क्लास मॉड्यूल का मेन पर्पस क्या है? पर्पस क्या है, ठीक है, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। आप आप मुझे ये बताइए, ये अभी मैंने क्या लिखा है? रेंज A1। रेंज A1। तो रेंज एक्चुअल में क्या है? ये एक रेंज है ना, आप एक रेंज रिफर कर रहे हो, राइट? राइट। तो रेंज का एक ऑब्जेक्ट है। यस। ठीक है, उसके आगे जब डॉट डालते हो तो आपको क्या मिलता है? हेल्प मिलती है। यस। ठीक है, तो ये हेल्प आपको क्यों मिलती है? क्योंकि ये जो क्योंकि बनाया गया ना ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करके बनाया गया है। तो ओके। ये भी, ये जो रेंज है ना ये भी एक क्लास थी। ओके। और तब आपने जब यहाँ पे डॉट डाला तो आपको ये सब ऑप्शंस मिल रहे हैं।
अब इसके अंदर Right. समझ लो आपने लिखा ऑफसेट, ऑफसेट में आपने लिखा 1,0, इसके आगे डॉट डालोगे तो फिर से आपको हेल्प मिलेगी। इसके आगे आप वापिस से या तो ऑफसेट या तो कुछ और भी लिख सकते हो, राइट। Yes. और अगर आपको समझ लो फाइनली सिलेक्ट करना है तो ये क्या होगा, ये रेंज A1 का एक रो ऑफसेट करके उसको सिलेक्ट कर लेगा, है ना। Right. तो अब हाँ. इस तरह से लिखने का फायदा क्या होता है कि आपको है ना बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। आप ये Okay. बता रहे हो कि ये आपका बेस हो गया, उसके अंदर आपको यहाँ पे जाना है, उसके अंदर आपको यहाँ पे जाना Right. है ना। अभी जैसे हाँ. दूसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रेंज A1 डॉट, अभी इसके अंदर अपन ने बोला एड्रेस, ठीक है। एड्रेस में अपन कुछ भी लिख देंगे। अभी इसके बाद में आप देखो यहाँ पे ये आपको रिटर्न क्या कर रहा है, आप देखिए एस स्ट्रिंग, है ना। यहाँ पे आखिरी में क्या लिखा है, एस स्ट्रिंग लिखा है। इसका मतलब क्या है कि ये आपको टेक्स्ट दे रहा है, तो टेक्स्ट दे रहा है तो आप इसके आगे डॉट करके नहीं लिख सकते। लेकिन आपने जब यहाँ पे लिखा था प्रिसाइज फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा 1,1, तो आप जब डॉट करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। तो ये जो डॉट वाला जो फंडा है ना कि आप एक के आगे एक डॉट करके आप लिख सकते हो अलग अलग चीजें, तो ये क्यों हो पाता हाँ. है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने क्लास मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया है। और अगर वो Okay. क्लास मॉड्यूल का इस्तेमाल नहीं करते तो आपको ये कैसे लिखना पड़ता था फिर। जैसे आपको अगर ये लिखना होता था, कैसे लिखते थे आप, पैसा लिखते ना, रेंज सिलेक्ट, ऐसा कुछ आपका मैक्रो का नाम होता। फिर आप Okay. यहाँ पे Okay. बताते, फिर आप A1 बताते, फिर आप यहाँ पे बताते 1 ऑफसेट, ,0, ऐसा कुछ रहता था फिर, Okay. है ना। ऐसे ही कुछ रहता था ना फंक्शन का नाम। तो क्या होता था, आपके जो फंक्शंस है उसके क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती थी, बहुत सारे फंक्शंस उनको बनाने पड़ते थे, और हर बार आपको Right. याद Right. रखना पड़ता था कि भाई ये इसका नाम है तो इससे ये काम होने वाला है। लेकिन अभी ये Okay. होने की वजह से क्या हो गया, क्लास मॉड्यूल आपका जो काम है काफी इजी हो गया। Right. Right. तो ये एक उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। यानी क्या होता है, आप अलग अलग है ना उसको मॉड्यूलर बना सकते हो। क्लास मॉड्यूल यूज करके है ना आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, और हर एक ऑब्जेक्ट को आप क्लिक करोगे तो आपको एक नया ऑब्जेक्ट या तो कुछ और मिलेगा आपके हिसाब से, और Okay. इससे आपकी Okay. चीजें बहुत ज्यादा इजीली ऑर्गेनाइज हो सकेगी। ये समझ में आ गया आपको। Yes. Yes. ठीक है। अभी देखो आप रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप शीट को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप समझ लो शेप को सिलेक्ट कर सकते हो। तो हर एक के सिलेक्ट करने के लिए ये होगा, फिर शेप को कलर करना है, SHA आएगा यहाँ पे, हाँ। शेप्स को कलर करना है तो आप ऐसा लिखोगे नॉर्मली, अगर आप क्लास मॉड्यूल नहीं बनाते। लेकिन अगर आपने बना लिया तो क्या होगा कि आपने समझ लो कलर के लिए कुछ आपने कोडिंग लिखी है, और आपने सिलेक्ट के लिए कुछ कोडिंग लिखी है, और वो कोडिंग आपकी रेंज के लिए भी सेम है, वो शेप के लिए भी सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। तो क्या होता है कि अगर आपने उसको मॉड्यूल में किया ना, क्लास मॉड्यूल में, तो आप इसी क्लास को दोबारा रेफर कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी ना, आपको एक ही चीज बार बार नहीं करनी पड़ेगी, Okay. Okay. है ना। तो इससे क्या होता है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है। और एक बात और है, अगर माइक्रोसॉफ्ट अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज नहीं करता, इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों बोलते हैं क्लास मॉड्यूल्स को, क्योंकि इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, ये फिर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, और ये आप उसको सेलेक्ट कर रहे हो। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाते हैं ना, तो हमारा कोड काफी सिंपल हो जाता है, काफी मैनेजेबल हो जाता है। Okay. Okay. तो इसीलिए क्या होता है, नॉर्मली आप जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं ना, कई बार आपको लगता होगा यार ये प्रोजेक्ट तो एकदम डिफिकल्ट है, होने भी नहीं वाला है, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया ये काम। आप कभी कभी वेरिएबल्स बनाते हो तो आपको लगता है कि यार वेरिएबल्स तो यानी आप वेरिएबल्स बना रहे हो, आप एक के अंदर वेरिएबल का नाम लिख रहे हो तो दूसरे का वेरिएबल कॉल हो रहा है, हालांकि आपने बहुत ध्यान से वेरिएबल्स के नाम लिखे फिर भी, बराबर है। तो इससे क्या होता है कि आपके जो एरर्स होने के चांसेस है वो भी काफी बढ़ जाते हैं। लेकिन क्लास मॉड्यूल अगर आप बनाते हो तो उसमें क्या होता है कि आप वेरिएबल्स को आप पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। आप बोल सकते हो ना कि भाई अभी आप
इसके वेरिएबल को रेफर कर रहे हो, और क्लास की भी अलग अलग इंस्टेंसेस बना सकते हो। क्लास का ओके इंस्टेंस ओके बनाने का तरीका मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे। जैसा अभी हमने यहाँ पे लिखा सब न्यू इंस्टेंस, ठीक है। जैसे अपन ने अभी यहाँ पे क्लास 1 बनाया था, क्लास मॉड्यूल हमने बनाया था, क्लास मॉड्यूल यस ये हाँ हाँ ये वाला है ना, तो इसका नाम क्या है, क्लास 1 है। तो अगर आपको इसको इंस्टेंस देना है तो आप ऐसा दे सकते हो, डिम, अपन डिम करके डिफाइन करते हैं ना, तो डिम एक्स राइट राइट एज न्यू, न्यू यानी आपको जिंदा करना है उसको मेमोरी के अंदर। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्लास 1, तो इससे क्या होगा कि एक्स के अंदर इसकी एक नई कॉपी बन जाएगी, क्लास 1 की एक नई कॉपी बन जाएगी एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर। फिर अगर आपको इसी की दोबारा कॉपी करनी है तो आप ऐसा कर सकते हो, एक नया वेरिएबल का नाम ले लो एज न्यू क्लास 1। तो क्या होगा, क्लास 1 आपका एक ही है, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसकी दो दो कॉपीज बना दी, हम्म बराबर है। तो इसका फायदा क्या होगा, आपको लिखना है, अगर आप एक्स के बाद में अगर आप डॉट डालोगे तो भी आपको टेस्टिंग मिलेगा, अगर आप x1 बोलोगे, सॉरी, अगर आप x1 डॉट करोगे तो भी आपको टेस्टिंग मिलेगा। तो ये जो ओके टेस्टिंग है आपने यहाँ पे क्लास मॉड्यूल में एक ही बार बनाया है, लेकिन इसको आप इस तरह से यूज कर रहे हैं। आपने देखा x डॉट टेस्टिंग और x1 डॉट टेस्टिंग, हम्म आया समझ में आपको? हाँ थोड़ा थोड़ा एक्चुअली हाँ नहीं, थोड़ा सा ऊपर से ये जा रहा है कंसेप्ट ही अपने क्लास मॉड्यूल्स में अपन कवर करेंगे ना। तो कहने की हाँ बात ये है कि आप है ना चीजों को काफी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ओके ओके है ना, ये सब चीजें आप यूज करके, हम्म क्लास मॉड्यूल्स यूज करके। तो कभी भी आप समझ लो कि आप चाह रहे हो कि हाई लेवल की कोडिंग करना है, तो क्लास मॉड्यूल इज मस्ट। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, कुछ चीजें ऐसी है जो सही मायनों में इम्पॉसिबल है बाय यूजिंग फाउंडेशन कंसेप्ट। आप मॉड्यूल यूज करके वो चीजें कर ही नहीं सकते, लेकिन वो चीज आप क्लास मॉड्यूल यूज करके ही कर पाओगे। उसका मैं आपको एग्जांपल भी बताता हूँ। जैसे अभी तो मैंने आपको एफिशिएंसी की बात बोला था कि भाई एफिशिएंसी और मैनेजमेंट और एरर्स वगैरह रिमूव करने के लिए हम लोग क्लास मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग कुछ ऐसे भी काम कर सकते हैं जो वर्चुअली इम्पॉसिबल है, आप उसको बिना क्लास मॉड्यूल के बना ही नहीं सकते। वो क्या है, हम लोग यहाँ पे देखो इंसर्ट में जाते हैं और हम लोग यहाँ पे एक यूजर फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। फिर ये यूजर फॉर्म पे हम लोगों ने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, ठीक है। हाँ हाँ ओके, आपको करना क्या है कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, ये आपको ऑन द फ्लाई जनरेट करना है। यानी ऐसा नहीं करना कि आपने डिजाइन मोड में ये बना दिया और ये आ गया, ऐसा नहीं। ये आपको क्या करना है, रियल टाइम पे जनरेट करना है। और ये एक नहीं करना है, ये आपको डिपेंड करेगा, अगर आपके पास में 15 आइटम्स है तो 15 जनरेट करने हैं, 10 आइटम है तो 10 जनरेट करने हैं, 2 आइटम है तो 2 जनरेट करने हैं। तो जितने आपके पास में आइटम्स है आपको उतने टेक्स्ट बॉक्स से जनरेट करने हैं। और हर बार जब आप टेक्स्ट बॉक्स से जनरेट करोगे तो उसके अंदर वो भी फीचर रहना चाहिए क्या, कि आप अगर कुछ गलत एंट्री करोगे तो उसको आपको मना करना चाहिए। आप समझ रहे हो, ओके यानी आप हाँ सिर्फ टेक्स्ट बॉक्सेस ऑन द फ्लाई जनरेट नहीं कर रहे हो, बल्कि आप इसके अलावा और क्या कर रहे हो, आप उसके अंदर इनकरेक्ट पोटेंशियल एंट्री भी को दे रहे हो। स्टॉप कर रहे हैं हमें अलाउ नहीं कर रहे हाँ, आप उसके अंदर वैलिडेशन भी डाल रहे हो, यानी आप कुछ एक नई फीचर दे रहे हो, आप उसको एक नई कैपेबिलिटी दे रहे हो कि आप इसको अवॉइड करो यूजर को गलत एंट्री करने से। फिर उसी तरह से जैसे समझ लो कि आपके पास में आपको एक नया नया टूल बनाना है, जैसे आपको कैलकुलेटर जैसा टूल बनाना है, आपके खुद का बनाना है, बराबर है। तो कैलकुलेटर में काफी सारे बटन्स होते हैं ना, राइट और हर एक बटन का कुछ ना कुछ काम होता है। तो आप अगर मैन्युअली करते बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा ना, बटन्स वगैरह बनाते बैठोगे तो राइट राइट तो आप उसके अंदर ऑन द फ्लाई बना सकते हो। ऐसे काफी सारे ऐसे चीजें हैं जब रियल टाइम पे ऑन द फ्लाई आप क्लास मॉड्यूल यूज करके बना सकते हो। ओके तो देखो, जो बटन्स वगैरह कंट्रोल्स इंसर्ट करना है वो तो आप नॉर्मल भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको उनके अंदर कैपेबिलिटी देना है, जैसे आपने अगर प्लस का बटन दबाया तो एडिशन होना चाहिए, माइनस का बटन दबाया तो डिडक्ट होना चाहिए, तो वो कैसे होगा, वो चीज आप क्लास मॉड्यूल यूज करके ही कर सकते हो, उसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास में। ओके ये चीज भी आपको समझ में आ गई? यस ठीक है।
अभी एक और चीज है, अभी समझ लो कि अभी आप अभी डेटाबेस के रिलेटेड काम कर रहे हो। जैसे आपको तो ये पता होगा ना कि आप एक्सेल में बैठे बैठे ही आप डेटाबेस में डेटा स्टोर कर सकते हो, ये तो पता होगा ना हाँ हाँ आपको। हाँ जी। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा फॉर्म एक्सेल में बने, क्योंकि लोग एक्सेल से काफी कंफर्टेबल होते हैं। तो लोग क्या चाहते हैं कि भाई हमारा एक्सेल में हम लोग एंट्री करें और वो चीज हमारे सेव हो जाए। लेकिन एक्सेल में सेव नहीं करना है, क्योंकि एक्सेल में सेव करने के लिए क्या होता है, ये एक्सेल इज नॉट द एफिशिएंट टूल फॉर सेविंग। आप एक्सेल में सेव करोगे तो क्या होगा, 1-2 लाख के ऊपर फिर वो स्लो हो जाएगा, राइट राइट है ना। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम हाँ लोग डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं। तो डेटाबेस में अगर आपको स्टोर करना है, आपको कनेक्शन करना पड़ेगा ना डेटाबेस के साथ में, राइट और उसके बाद में आपको डेटाबेस में इंसर्ट करना है। फिर अगर आपने इंसर्ट किया तो आपको ये भी फीचर मालूम होना चाहिए कि डिलीट कैसे करना है, मॉडिफाई कैसे करना है, पर्टिकुलर जगह पे कैसे करना है, डेटाबेस को लॉक कैसे करना है, काफी सारी चीजें कैसे हाँ करनी है। ये सब चीजें भी अगर आपको बराबर से मैनेज करनी है, तभी भी आपको क्लास मॉड्यूल्स लगेंगे। तो ओके क्लास मॉड्यूल बेसिकली क्या होता है कि उससे हम लोग काफी इजीली चीजों को मैनेज कर पाते हैं और काफी एफिशिएंटली हम लोग चीजों को कर पाते हैं। ये क्लियर हो ओके गया आपको? यस ठीक है। कई बार है ना, आपको ऐसा लगता होगा ना कि भाई कोई चीज का कोई एक कोई कोड होना चाहिए, कोई सिंपल कोड होना चाहिए जिससे आप वो चीजें कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि भाई डेटा वैलिडेशन करना है, तो डेटा वैलिडेशन के लिए आपको लगा कि नहीं यार ये तो स्टेप्स बहुत ज्यादा है। तो आप ऐसा सोचोगे ना कि भाई काश ऐसा होता कि हम सिर्फ 2 लाइन की कोड लिखते और उससे पूरा डेटा वैलिडेशन हो जाता। हाँ हाँ ठीक है। तो अगर आपको कुछ चीज कस्टमाइज करनी है, फॉर एग्जांपल आपको लास्ट रो कैसे निकालते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सब लास्ट रो कैसे निकालते हैं, अपन बोलते हैं LR इज इक्वल टू सेल्स रोज डॉट काउंट कॉमा 1, क्योंकि अपन फर्स्ट कॉलम में रिफर कर रहे डॉट हैं, एंड एक्सेलर डॉट रो, राइट। तो ये चीज आपको हर बार लिखनी पड़ती है, ये चीज समझ लो आपको हर बार लिखनी पड़ती है। तो आप क्या चाहते हो, तो ऐसा चाहते हो कि इसको आप इजी कर दो। तो आप क्या हाँ करोगे, आप इसको यहां से हटा के आप क्लास मॉड्यूल में डाल दोगे, बराबर है। और इसको आप कन्वर्ट कर दोगे इनटू फंक्शन, क्योंकि ओके फंक्शन रिटर्न करता है ना, सब रूटीन रिटर्न नहीं करता। तो हम लोग ने क्या किया, सब रूटीन से उसको फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। और ये था अपना जो लास्ट रो, हम लोग लास्ट रो के अंदर इसको सेव कर देते हैं, इस चीज को। ओके ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ऑप्शनल। अभी देखो, हो सकता है आपको लगे कि मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्लासेस में हम लोग सब चीजें बहुत बेसिक लेवल से करते हैं, सब चीजें बराबर ओके समझा समझा के आगे बढ़ते हैं। तो वो उसमें आप घबराइएगा मत, ये डेमो है। एक्चुअल में जब क्लासेस रहेगी तो उसमें हम लोग इत्मीनान से स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल्स लेंगे। तो ये हम ओके लोग अभी क्या समझ रहे थे कि इसका हम लोग फायदा कैसे उठाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है हाँ ऑप्शनल कॉल नंबर एज लॉन्ग, है ना। हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक कॉल नंबर नाम का वेरिएबल बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं ऑप्शनल, और उसके अंदर उसको अपन बोल रहे हैं उसमें लॉन्ग हम लोग स्टोर करेंगे। उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, 1। इसका मतलब क्या है, अगर आपने लास्ट रो नहीं बताया, अगर आपने लास्ट रो नहीं बताया, लास्ट रो में जो कॉलम है वो नहीं बताया कॉलम नंबर, तो वो क्या करेगा, वो 1 ट्रीट करेगा उसको। अब ये जो कॉलम ओके नंबर है हम लोग इसको यहाँ पे दे देते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि आप सिर्फ फर्स्ट कॉलम का ही आप लास्ट रो निकालोगे। हो सकता राइट है क्या 5th कॉलम का लास्ट रो निकाल रहे हो। हाँ हाँ हाँ, लेकिन डिफॉल्ट अपन यहाँ पे 1 बोल के रख रहे हैं। क्यों, कि अगर आपका कभी आपने नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट वो 1 ले लेगा। तो ये छोटा सा एग्जांपल है। अब अगर आपको ये समझ में आ गया हमने क्या किया है, तो हम लोग मॉड्यूल में जाते हैं। अब मॉड्यूल में अगर आपको इसको यूज करना है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सब यूज LR, अपने नाम दे दिया। इसमें आप डिम क्या करोगे, डिम आप यहाँ पे जैसे बोल दो टूल्स एस न्यू क्लास 1। ठीक है। तो हमने बोला कि टूल्स नाम दे रहे हैं अपन उसको, वेरिएबल का नाम क्या दे रहे, टूल्स। टूल्स के अंदर स्टोर क्या होगा, क्लास 1। क्लास
ऐसा होता है ना, कई बार अपन जब वीबे यूज करते रहते हैं तो हमें काफी सारी नई नई और अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको हाँ हाँ ऑर्गेनाइज इस तरह से कर सकते हो ताकि फिर क्या है, कभी भी आपको यूज करना है तो आप से उसको क्लास को इस तरह से रिफर करो तो रिफर हो जाए। तो हमने यहाँ पे बोला टूल्स एज न्यू क्लास, तो हमें यहाँ पे लिखना है MHGBOX, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टूल्स डॉट लास्ट रो। ठीक है, तो हमने लास्ट रो में क्या करके रखा है, हमने लास्ट रो में उसका रो नंबर बोल के रखा है लास्ट रो का। हाँ हाँ तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, मैसेज बॉक्स टूल्स डॉट, तो टूल्स डॉट करेंगे तो हमें हेल्प मिलेगी, हेल्प मिलेगी तो हमें याद नहीं रखना पड़ेगा ना कि भाई किसमें क्या लिखना है। अब हाँ डायरेक्टली इसको देखकर ही आप पता लगा सकते हो कि हाँ चलो अभी मैं इसको, मुझे ये यूज करना है। तो अगर आप ब्रैकेट हाँ करोगे तो ब्रैकेट में आप दे सकते हो ऑफकोर्स, क्योंकि वहां पे ब्रैकेट भी बोला गया है, यहाँ पे ब्रैकेट भी है ना लास्ट रो में, तो हाँ ब्रैकेट भी दे सकते हो। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। आप जैसे इसको रन करोगे, अच्छा इसमें अभी एक मिनट, टेस्टिंग में क्या बता रहा है, ये मना क्यों कर रहा है ये, अच्छा एक्सपेक्टेड फंक्शन हमने वहां पे क्या बनाया है, अच्छा टेस्टिंग नहीं बोलना था अपने को, सॉरी, अपने गलत चीज को यहाँ पे रिफर किया, अपने को क्या रिफर करना था, लास्ट रो। तो आप जब इसको रन हाँ करोगे तो आपको 9 नंबर दे देगा। 9 नंबर क्यों दे रहा है, क्योंकि आपका जो लास्ट डेटा है वो कहाँ पे है, 9 नंबर पर 9 नंबर पे है। तो हम लोग यहाँ पे ई कॉलम बताएंगे ना, 5th कॉलम बताएंगे हम लोग यहाँ पे, तो 5th कॉलम हम लोग बताते हैं यहाँ पे। तो आपने जब यहाँ पे रन किया तो आपको ये 1 बता देगा, क्यों, क्योंकि 5th वाले कॉलम में ये है। तो अब होगा क्या, आप जब इसको यूज करोगे ना, आप हमेशा कभी भी प्रोग्राम बना रहे हो तो आप इसको रिफर कर दो क्लास को। तो आप जब भी टूल्स डॉट करोगे तो आपको अपने मनपसंद जितने फंक्शंस होंगे, जो भी प्रोसीजर्स वगैरह रहेंगे, भले कितने बड़े हो, अभी मैंने यहाँ पे लिखा तो 1 लाइन का लिखा, आपके 50 लाइन्स के कोड हो सकते हैं ना, हम्म तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी दिखेगी ही नहीं, आपको सिर्फ इतना ही लिखना पड़ेगा। टूल्स डॉट जो भी नाम है वो आप लिख दो, जैसे लिख दो टूल्स डॉट मेक बैलेंस शीट, तो वो क्या करेगा, बैलेंस शीट मेक कर देगा। फिर आप लिखोगे टूल्स डॉट कलर डेटा, तो वो डेटा को कलर कर देगा। टूल्स डॉट जो भी लिखना है वो आप कर देना। फिर उसके बाद में अगर आपको विथ में डालना है तो विथ में डाल दो, तो ये आपका फिर एक ही बार में आ जाएगा। तो आप समझ रहे हो, आपको सिर्फ इतना इतना लिखना रहेगा एक एक करके, बाकी आपका सारा कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो आपका इसके अंदर सेव हो जाएगा। ओके ये आया आपको समझ में? हाँ ठीक है, तो ये और ऐसे काफी सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो इसके से क्लास मॉडल यूज करते हैं। दुनिया में जितनी भी कोडिंग्स होती है ना, जो भी आप अच्छी अच्छी चीजें देखते हो, जिसको आप देख के इम्प्रेस होते हो, जिसको देखकर लोग नाश करते हैं, वो सारी चीजें क्लास मॉड्यूल यूज करके ही बनाई जाती है। ओके तो क्लियर हो गया क्लास मॉड्यूल की इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर आपको समझ लो कि आगे की कोई चीज सीखनी है, जैसे आपको अगर जावा सीखना है, आपको अगर आगे चल के पाइथन में आपको आगे बढ़ना है, या आपको कोई और लैंग्वेजेस में जाना है ना, तो लगभग हर एक लैंग्वेजेस में क्लास मॉड्यूल्स रहते हैं। तो आपको अगर ये ओके क्लास मॉड्यूल आ गया तो आपको वो भी चीजें काफी इजीली आ जाएगी। तो इसीलिए होता ओके क्या है, जो लोग फिर वीबीए करते तो वीबीए से डायरेक्टली वो आईटी में मूव कर जाते हैं, हाँ हाँ तो उसका रीजन यही है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्लास मॉड्यूल, तो अपन क्लास मॉड्यूल कवर करने वाले हैं अपने सेशंस के अंदर। अब क्लास मॉड्यूल हो गया, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे कलेक्शन लिखते हैं। कलेक्शंस, कलेक्शंस क्या होता है कि आपको कभी भी डेटा को स्टोर करना होता है ना, तो आप कलेक्शन का इस्तेमाल करते हो। अभी जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आपके पास में यहाँ पे काफी सारा डेटा है इधर, और काफी सारा डेटा है ना, उसमें डुप्लीकेट्स भी आपके पास में क्या है, डुप्लीकेट्स डुप्लीकेट्स आपके पास में। तो आप क्या चाहते हो, डुप्लीकेट्स को निकाल देना चाहते हो। तो आपको अगर डुप्लीकेट्स को निकालना होगा तो आप क्या करोगे, आप ये फीचर यूज करोगे ना, डेटा डेटा रिमूव रिमूव डुप्लीकेट्स, राइट। ये यस जो ऑप्शन आप ये यूज करोगे ना रिमूव डुप्लीकेट्स का, यस ठीक है। लेकिन ये जो चीज है ये एक्सेल की चीज है, अगर आप ये चीज मेमोरी में करना चाह रहे हो तो कैसे करोगे, क्योंकि है ना देखो क्या होता है, अगर आपका एक्सेल में डेटा है ना तो आप रिमूव डुप्लीकेट्स कर सकते हो। लेकिन अगर आपका डेटा आप कहीं और से ला रहे हो, समझ लो आप एसएपी से ला रहे हो, समझ लो कि आप टेक्स्ट फाइल से ला रहे हो, या कोई और जगह से ला रहे हो आप, तो वो तो मेमोरी में रहेगा ना, वो तो एक्सेल में थोड़ी ना रहेगा वो। हाँ हाँ हाँ
तो अगर आपको मेमोरी में रिमूव डुप्लीकेट्स कर रहे हैं तो क्या करोगे आप? पहले एक्सेल में लाओगे फिर रिमूव डुप्लीकेट्स यूज करोगे? ये पॉसिबल रहता है हमेशा? हाँ कि या वहीं पे हम पहले रिमूव करेंगे डुप्लीकेट्स एंड देन वी कैन एग्जैक्टली ब्रिंग इट तो टू आप एक्सेल। मेमोरी में करोगे ना रिमूव डुप्लीकेट्स, हाँ हाँ क्योंकि कई बार क्या होता है रिमूव डुप्लीकेट्स एक स्टेप का एक पूरे प्रोसीजर का एक छोटा सा स्टेप होता है राइट और राइट। उस स्टेप के बेसिस पे आपको आगे और भी काफी सारे स्टेप्स करने होते हैं। तो अगर आप उसको एक्सेल में ला दोगे तो आपको सारे काम एक्सेल में करने पड़ेंगे। सॉर्टिंग हो गया, फिल्टरिंग हो गया, उसमें मॉडिफिकेशन हो गया, फॉर्मूलाज डालना हो गया, वो सब आपको एक्सेल में करना पड़ेगा। लेकिन अगर हाँ आपके पास में ये कैपेबिलिटी आ जाए कि आप सारी चीजें मेमोरी में कर पाओ तो कितनी बढ़िया बात है, हाँ हाँ चीजें फास्ट हो जाएगी ना। होगी कि नहीं होगी? होगी ना। हाँ एग्जैक्टली तो वो चीज आप कर पाते हो जब आप क्लास क्लास मॉड्यूल और कलेक्शंस का आप इस्तेमाल करते हो। कलेक्शन में आप डेटा को स्टोर करने का काम करते हो और ओके कलेक्शन और क्लास मॉड्यूल का एक बहुत ही जबरदस्त तालमेल बनता है। तो ये क्लियर हो गया? यस। ठीक है, अभी हम देखते हैं एडीओ, एडीओ डीबी। एडीओ डीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्टिवेक्स डेटा डेटा ऑब्जेक्ट्स। तो कभी भी अगर आपको डेटाबेस के साथ में अगर आपको कनेक्टिविटी करनी है, बराबर है, तो आप एडीओ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो। ओके जो एडीओ टेक्नोलॉजी है वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, इसलिए बनाया था ताकि आप इजीली कोई भी डेटाबेस के साथ में आप कनेक्टिविटी कर सको। भले वो ओके एक्सेस हो, भले वो माई सीक्वल हो, भले वो ओरेकल हो, भले वो एसक्यूएल सर्वर हो, भले वो पोस्टग्री हो, कोई भी सर्वर हो, कोई भी आई मीन डेटाबेस, कोई भी एसएपी डेटाबेस से है। भी हम कनेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ एसएपी, देखो एसएपी है ना, एसएपी के बैकएंड में या तो एसएपी का डेटाबेस रहता है या तो फिर एसक्यूएल सर्वर रहता है, तो ओरेकल रहता है मेनली, बराबर है। तो अगर आपको उसमें यूजर आईडी मिला हुआ है, एक्सेस मिला हुआ है, तो आप डायरेक्टली वहां से डेटा पुल कर सकते हो। नहीं यूजर आईडी तो होता है ना हमारे पास, क्योंकि हम एसएपी में ही काम करते हैं ना मोस्टली। नहीं वैसा नहीं, ये आपका है ना डेटाबेस वाला यूजर आईडी, ओके जिससे आप डेटाबेस से डायरेक्टली कनेक्ट कर सको। अभी जो आप ओके कनेक्ट वो करते हो तो आप एप्लीकेशन से कनेक्ट करते हो ना, हाँ पिको मॉड्यूल पे। बराबर है। तो उसमें आप एप्लीकेशन में आप लॉग इन करते हो और एप्लीकेशन को आप यूज करते हो। राइट लेकिन राइट लेकिन जब आपको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है तो डेटाबेस का आपको अलग यूजर आईडी मिलेगा, अलग उसका ओह यूजर नेम पासवर्ड रहेगा और आपको राइट उसके अलग राइट्स मिलेंगे। यानी ऐसे राइट्स मिलेंगे, समझ लो कि आप उसके अंदर राइट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, इस तरह से। ओके 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 तो अगर आपको वो मिलेगा तो आप डायरेक्टली कनेक्ट करके कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा भी काफी सारे और तरीके हैं जिससे आप ऐसे भी को ऑटोमेट कर सकते हैं। एक है उसमें वीबी नहीं स्क्रिप्ट, हम लोग यहाँ पे वीबी स्क्रिप्ट भी कवर करने वाले हैं। नहीं, वो मैं कर पा रहा हूँ अभी, वो तो हम्म, हम कर पा रहे हैं अभी एक्चुअली। हम्म, जस्ट मैंने पूछा आपको क्वेश्चन कि कर सकते हैं क्या। अभी हाँ, वैसे भी एसएपी एंड एक्सेल तो हम ऑटोमेट कर लेते हैं, ताकि एसएपी से कोई रिपोर्ट डाउनलोड करना, फिर हम्म, वो एक्सेल में लेके उसमें जो भी मॉडिफिकेशन वो करके एक फाइनल रिपोर्ट दे देना, वो तो अब हम कर पा रहे हैं अभी। आप आपने एक बार क्या बोला, आपने एसएपी से आप डाउनलोड कर रहे हो और आप यहाँ पे एक्सेल में आप उसको ऑटोमेट कर रहे हैं, ऐसा ही ना? हाँ मीन्स अगर हाँ, कोई रिपोर्ट है हमारा, तो एक्चुअली हम्म, वो रिपोर्ट है एसएपी में, तो हम्म। पहले हमें उसको डाउनलोड करना पड़ता है एंड देन जो फॉर्मेटिंग करके जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उस बेस पे हम वो रिपोर्ट बनाते हैं। तो डाउनलोड आप कैसे करते हो? आप मैन्युअली करते हो क्या आप नहीं नहीं इमेज से ऑटोमेटिक करते हो? मैक्रो हम्म, ही डाउनलोड करता है वो रिपोर्ट, बराबर है। एक जगह सेव कर लेता है वो फाइल, फिर वो फाइल से डेटा उठाता है। वो एग्जैक्टली, समटाइम्स हम उस फाइल में कुछ मॉडिफिकेशन करके फाइनल रिपोर्ट जो हमारी एक्चुअल वर्किंग फाइल है उस पे लाते, या कभी कभी वर्किंग फाइल में लाके फिर उसमें करते। बराबर है। तो अभी आप जो करते हो ना, तो आप एसएपी में एक रिकॉर्डर रहता है, तो रिकॉर्डर से हाँ आप स्क्रिप्टिंग एंड रिकॉर्डिंग उससे ही करते हैं एग्जैक्टली हम। तो आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हो, आपको वीबी स्क्रिप्ट मिलता है। फिर आप वो वीबी राइट स्क्रिप्ट राइट। को आप वीबीए में कन्वर्ट करते हो क्योंकि वो दोनों एकदम रिलेटेड है। यस थोड़ा डायनामिक करके फिर हाँ, वो उसको दोनों आपको एक डायनामिक दूसरे से। करना पड़ता है, डायनामिक करने के बाद में आप उसको यूज करते हो, है ना? राइट जी, जी। तो इसमें अपना वीबी स्क्रिप्ट भी कवर होगा, तो आपको ये समझ में आएगा
अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग के क्या कंसेप्ट होते हैं, ओके जो वेरिएबल्स होते हैं ना उसको लेट ओके बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग के क्या कंसेप्ट होते हैं, तो वो फिर आपको ओके उसमें पता चलेगा। और एक्टिवेक्स में वापस से आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक्टिवेक्स हम लोग है ना बहुत सारे तरह से यूज करने वाले, एक तो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके भी हम लोग यूज करने वाले हैं, और इसके अलावा डेटाबेस के अलावा हम लोग को अगर डेटा मैनिपुलेशन करना है बिना डेटाबेस के इन मेमोरी इटसेल्फ, तो उसके लिए भी हम लोग एडीओडीबी का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन ये जो डेटा कनेक्शन है तो डेटा कनेक्शन किसके साथ रहेगा? देखो डेटा एक्सेल तो एक्सेल कनेक्शन रहेगा या? देखो डेटा कनेक्शन की जहां तक की बात है ना, तो डेटा कनेक्शन आप किसी के साथ में भी कर सकते हो, या तो डेटाबेस के साथ में कर सकते हो, या तो फिर आप एक्सेल के साथ में कर सकते हो, या तो सिर्फ मेमोरी के अंदर ही कर सकते हो। नहीं नहीं, जैसे कि देखो मान लो एक शेयर ड्राइव है, हम्म शेयर पॉइंट है सॉरी, उस हम्म पे एक फाइल है, हमें वो फाइल डाउनलोड करनी है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक प्रोसीजर में जस्ट बता रहा हूँ आपको। हम्म एक शेयर पॉइंट पे एक बंदे ने फाइल अपलोड कर दी। हमें हम्म क्या करना है कि वो फाइल में कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, एंड देन अगेन वो मॉडिफिकेशन के बाद जो फाइनल फाइल है वो उसी शेयर पॉइंट पे अगेन अपलोड करनी है। लेकिन हम्म नॉर्मल केस में हम क्या करते हैं, पहले वो फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, जो हम्म मॉडिफिकेशन करना है वो करते हैं, एंड देन वो अगेन वो फाइल हम अपलोड करते हैं। हम्म लेकिन इसमें हमें ऑटोमेशन करना है कि वो मैक्रो ही वो फाइल डाउनलोड करे, मैनिपुलेशन जो भी करना है वो करे, और वापस वही अपलोड करे। तो ये हम एक्टिव में कर सकते हैं क्या? नहीं, वो एक्टिवेक्स में नहीं होगा, क्योंकि उसके ओके। लिए देखो जो आपका शेयर पॉइंट है ना, हाँ हाँ। तो शेयर पॉइंट आपका क्लाउड है, राइट? यस राइट। क्योंकि और उसके अंदर आपके क्रेडेंशियल्स से आप लॉग इन कर रहे हो। नहीं, वो एक्सेस देते हैं नॉर्मली, जिसने वो शेयर पॉइंट क्रिएट किया ना उसके पास राइट रहते हैं कि किसको एक्सेस देना है। नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ राइट्स रहते हैं, लेकिन आप लॉग इन करके आप करते हो ना। अगर समझ लो कि मैं लॉग इन करना चाहूंगा आपकी साइट पे, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर नहीं नहीं, पाऊंगा? वो क्योंकि क्योंकि दिए होते मेरे हैं ना पास पहले। एक्सेस नहीं है ना। मैं उस एक्सेस की बात कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। वो तो नॉर्मली कंपनी के लैपटॉप पे ही खुलते हैं, आप अगर प्राइवेट लैपटॉप एग्जैक्टली पे जाओगे तो वो खुलेंगे नहीं। हाँ, वो क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। तो राइट। रिस्ट्रिक्शंस की वजह से क्या होता है कि आप आ, ये चीज डायरेक्टली आप नहीं कर सकते ऐसा सब। ओके तो ओके उसके लिए अगर आपको करना है तो इंटरनेट ऑटोमेशन वाला जो कंसेप्ट होता है ना, वो लगता है। ओके इंटरनेट ऑटोमेशन की भी अपन एग्जांपल इसमें कवर करने वाले हैं। तो ओके इसमें हम लोग ओके नॉर्मली करते क्या है कि हम लोग पहले है ना, हम इंटरनेट एक्सप्लोरर या तो क्रोम, हम इस तरह से हम लोग उसको वीपीए के थ्रू हम लोग उसको जनरेट करते हैं। और उसके ओके बाद में जैसे आपका जो साइट है, वो साइट का अपन एड्रेस वहां पे नेविगेट करते हैं। ओके ओके और उसके बाद में आपका जो यहाँ पे आपको नेविगेट करके जाना होता है, तो वहां पे अपन प्रोग्रामेटिकली वहां पे नेविगेट करके जाते हैं, ऑप्शंस वगैरह सिलेक्ट करके, फिर अपन बटन दबाते हैं, वो डाउनलोड हो जाता है। ओके ओके फिर डाउनलोड होता है, फिर थोड़ा वेट कराते हैं अपन प्रोग्राम को, क्योंकि अपने को मालूम नहीं ना कि भाई कितना टाइम लगेगा। फिर उतने टाइम प्रोग्राम वेट करता है, उसके बाद में मैक्रो चल पड़ता है, तो उसको प्रोसेस करेगा वो, जो भी ओके आपको प्रोसेस करना होगा। और प्रोसेस करने के बाद में वो अपलोड करेगा सेम प्रोसीजर के थ्रू। ओके ओके तो जो शेयर पॉइंट का ऑटोमेशन करना है, तो उसमें इंटरनेट ऑटोमेशन का जो कंसेप्ट है वो लगते हैं। ओके ओके। ये क्लियर हो गया आपको? यस यस। ओके, तो अभी हमने क्या क्या देखा? क्लास मॉड्यूल, कलेक्शंस। कलेक्शन देखो, क्लास मॉड्यूल डेटा को एफिशिएंटली बनाने के लिए कुछ भी काम करना है ना एडवांस, तो उसके लिए आप क्लास मॉड्यूल का इस्तेमाल करोगे। अगर आपको मेमोरी में डेटा को स्टोर करना है, तो उसके लिए आप कलेक्शंस का इस्तेमाल करोगे। उसी तरह से अगर आपको मेमोरी में डेटा रखना है, तो आप एडीओडीबी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बराबर है? लेकिन वो कब क्या यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर अगर आपको ओके डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना है, तो भी आप एडीओडीबी का इस्तेमाल कर सकते हो। एडीओडीबी ओके यूज करके आप एक्सेल से भी कनेक्ट कर सकते हो। यानी समझ लो कि ओके। दूसरी एक्सेल की बुक है, और दूसरी एक्सेल की बुक में से आपको डेटा लेना है बिना उसको खोले। नॉर्मली आप खोलते हैं ना बुक को, दूसरी वाली, उसके बाद में हाँ आप हाँ। डेटा वहां से पुल करते हो, राइट? यस। तो आप एडीओडीबी यूज करके क्या कर सकते हो, आप उसको बंद बुक को ही आप उसमें से डेटा रीड कर सकते हो। ओके ठीक है? और जब आप एडीओडीबी यूज करोगे, तो उसके अंदर एसक्यूएल के भी कंसेप्ट लगेंगे। एसक्यूएल का मतलब क्या ओके होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्योंकि आप एसक्यूएल यूज करके ही आप काफी सारी चीजें आप पुल कर पाओगे। ओके
ठीक है, तो ये जो एसक्यूएल है, एक्सक्यूएल अपन डिटेल में कवर नहीं करने वाले इस कोर्स में। इस कोर्स में जितना एग्जाम्पल पूर्ति, जितनी रिक्वायरमेंट होगी अपन उतना ही कवर करेंगे। अब आप बोलेंगे डिटेल में सर आप क्यों नहीं कर रहे कवर, क्योंकि एसक्यूएल खुद ही हमारा 4 महीने चलता है कोर्स। हाँ, आप समझ रहे बात को? राइट, तो जब ऑलरेडी एक कोर्स अवेलेबल है तो हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल को डिटेल में कवर करके कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट रहेगी हम लोग उतना ही एसक्यूएल यहाँ पे कवर करेंगे। ये क्लियर है? ओके, और डेटाबेस की यस, जहां तक की बात है तो हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग जैसे एक्सेस यूज कर सकते हैं, हम लोग एसक्यूएल सर्वर यूज कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे माई सिक्वल यूज कर सकते हैं, है ना? तो ये अपन यूज कर सकते हैं इनमें से, वो डिपेंड करेगा कि एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से ओके, जो भी अपने को यूज करना होगा अपन वो यूज करेंगे। फिर इसके अलावा फिर वीबी स्क्रिप्ट हम लोग कवर करेंगे। फिर हम लोग इंटरनेट ऑटोमेशंस जो अपन ने देखना था, जैसे वेबसाइट से आपको डेटा पुल करना है या आपको शेयर पॉइंट से, या जिसका भी वेब इंटरफेस है, तो जिसका भी वेब इंटरफेस अगर आपको वो यूज करना है तो अपन इंटरनेट ऑटोमेशन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ये क्लियर हो गया आपको? यस, और और हम लोग है ना एपीआई भी देखेंगे। एपीआई को आप किस तरह से, हाउ टू यूज एपीआई हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि वीबीए में हम लोग एपीआई क्रिएट नहीं कर सकते। वैसे हाँ, एक तरह से हम लोग कर सकते हैं वीबीए में हम लोग एपीआई क्रिएट, हम एडिंग्स वगैरह बनाकर, बराबर है। लेकिन वो टेक्निकल टर्म्स में अपन इतना स्ट्रिक्टली हम लोग उसको एपीआई नहीं बोल सकते। तो ओके, नॉर्मली जो एपीआई होता है, तो एपीआई क्या होता है? इट इज लाइक एप्लीकेशन फ्री। आप कहीं से भी उसको कॉल कर लो तो आपको आंसर दे देगा। जैसे आप हाँ, अगर वेब एपीआई देखोगे तो आप उसमें आप जावास्क्रिप्ट से भी आप ले सकते हो, आप उसको पाइथन से भी ले सकते हो, आप पीएचपी से भी कॉल कर सकते हो, कहीं से भी आप कॉल कर सकते हो। लेकिन इतनी फ्लेक्सिबिलिटी वीबीए में नहीं रहती है। लेकिन हाँ, आप कॉल जरूर कर सकते हो आप सारे के सारे एपीआईज। अब एपीआई को कॉल करने का क्यों पड़ता है, जैसे एग्जांपल आपको बताता हूँ। आपको समझ लो कि व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है, जैसे एक्सेल में आपने कुछ कर दिया और आप चाहते हैं कि इसके बेसिस पे एक्सेल व्हाट्सएप पे मैसेज चले जाए, तो उसके लिए क्या लगेगा? व्हाट्सएप का एपीआई लगेगा, जिसके राइट, थ्रू आप मैसेज भेज सकोगे। आप समझ रहे हो बात? जैसे कि आउटलुक पे मैसेज भेज सकते वैसे। नहीं, आउटलुक पे जो भेजते हैं ना वो एक अलग है, वो ओएलई ऑटोमेशन है, ओके, वो एक अलग टॉपिक है। ये हाँ, अभी अपन एपीआई की बात कर रहे हैं। ओके, एपीआई में क्या ओके, होता है कि आप उनके एपीआई को यूज करते हो, उनके एपीआई को यूज करके उनके साथ में कम्युनिकेट करते हो। ओके, ओके, जैसे कि समझ लो कि आपकी ऑफिस की कोई साइट है, ठीक है, हाँ, और अगर आपने वहां पे देखा तो वहां पे डेवलपर सेक्शन होता है नॉर्मली। तो डेवलपर हाँ, हाँ, सेक्शन में ना लिखा रहता है कि भाई अगर आपको ये पर्टिकुलर काम करना है, अगर हमारे एप्लीकेशन को यूज करना है तो आप इस तरह का एपीआई कोड लिखो, तो आप हमें यूज कर सकते हो, हमारी सर्विसेज को यूज कर सकते हो। तो अगर आपके वहां पे भी ऐसा कुछ होगा तो आप उनको भी, उसमें भी आप उसको यूज कर सकते हो। भाई नॉर्मली मैं तो कम्युनिकेशन के लिए एपीआई का इस्तेमाल करता हूँ, बराबर है, क्योंकि मुझे फिर उनके सर्वर वगैरह की जरूरत पड़ती है ना। या तो फिर समझ लो कि कोई अगर फाइनेंशियल एप्लीकेशन है, तो फाइनेंशियल एप्लीकेशन में अगर आपको डेटा मनपसंद चाहिए तो उसके लिए अपन एपीआई का इस्तेमाल करेंगे। या तो कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उससे आपको डेटा लेना है, तो वहां से अपन लेने के लिए फिर हम लोग एपीआई का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल आपको ओके, एग्जांपल बताता हूं मैं। हम लोग यहाँ पे ना क्रोम ओपन कर लेते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं एपीआई का, एपीआई, और यहाँ पे लिखते हैं पिन कोड। ठीक है, तो ये पिन कोड का एपीआई, ये अब ये जो साइट है पिन कोड की, ये अपनी है क्या, ये हमने बनाई है? नहीं, हमने नहीं बनाई है, राइट। लेकिन अगर हमें चाहिए कोई पर्टिकुलर पिन कोड का डेटा, तो हम क्या करेंगे? हम ये जो है ना, ये सर्वर को हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, और हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके वो अपने को आंसर देगा। वो रिक्वेस्ट भेजने के लिए यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट है। तो गेट रिक्वेस्ट में क्या करना है आपको, ये इन्होंने बोल के रखा है कि एपीआई है। तो आप क्या करोगे, ये एपीआई डालोगे, उसके आगे उन्होंने बोल के रखा है पिन कोड डालिए आपका। तो जैसे आपको चाहिए 411001, ये अपने पूना का पिन कोड है, राइट, कैम का। तो आप जब इसको एंटर करोगे तो ये आपको जेसन में दे देगा डेटा। ये दिख रहा है आपको डेटा? हाँ, हाँ,
ये आपको जेसन फॉर्मेट में दे देगा, और फिर आप ये जेसन फॉर्मेट में डेटा टेबुलर वे में कन्वर्ट करके आप उसको रिफर कर सकते हो। ओके। ये आया आपको समझ में? हाँ हाँ। तो ये चीज कैसे हो रही है? ये आप अभी उनके एपीआई को कॉल कर रहे हो, और एपीआई को कॉल करके वो आपको डेटा रिटर्न करके दे रहा है। ओके। अभी मुझे कई बार है ना क्यूआर कोड बनाना होता है ना, तो मैं क्यूआर कोड बनाने के लिए भी मैं एपीआई का इस्तेमाल करता हूँ। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे काफी ओके। सारे जो काम होते हैं ना, अपने को दूसरी साइड से कुछ निकालना है तो उसके लिए हम लोग फिर क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हैं। ये क्लियर हो गया? यस यस। सॉरी, क्यूआर कोड का नहीं, सॉरी, एपीआई का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ओके, तो हम वापस से यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एपीआई को भी यूज करेंगे। फिर यहाँ पे आता है ओएलई ऑटोमेशन। तो ओएलई ऑटोमेशन में क्या है, जैसे अगर आपको कोई दूसरे एप्लीकेशन को, माइक्रोसॉफ्ट के किसी दूसरे एप्लीकेशन को आपको ऑटोमेट करना है, माइक्रोसॉफ्ट या तो फिर वो एप्लीकेशन जो आपका ओएलई सपोर्ट करता है। ओएलई का फुल फॉर्म क्या रहता है? ऑब्जेक्ट लिंक एम्बेडेड। जैसे समझ लो कि आपको वर्ड के साथ में ऑटोमेशन करना है। आप क्या चाहते हो कि आपकी एक्सेल में एक टेबल बनी हुई है, और टेबल में हर एक रोज है, तो हर एक रो का जो डेटा है ना, एक बाय एक आपका वर्ड में चले जाना चाहिए। जैसे समझ लो कि आपका आपका पेरोल एप्लीकेशन है, पेरोल का टेबल बना हुआ है जिसमें हर एक रो में हर एक एम्प्लॉय के डिटेल्स दिए हुए हैं। तो आप क्या चाहते हो, वहां पे वो जो उनकी डिटेल्स है, वहां से वो पे स्लिप बना दे। और पे स्लिप किस में बनना चाहिए? वर्ड में बनना चाहिए। एक वर्ड में बनना चाहिए और एक पीडीएफ में बनना चाहिए। तो ओके। आप क्या करना चाहते हो, आप यहाँ से डेटा वहां पे डालना चाहते हो। जैसे मेल मर्ज होता है ना, लेकिन मेल मर्ज में काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। हाँ। लेकिन वीबी आप करोगे तो रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे उसमें, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। तो ओके। अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्ड के साथ में लिंक करना पड़ेगा, राइट? एक्सेल के अंदर आपको वर्ड को कॉल करना पड़ेगा कि राइट नहीं? राइट राइट। हाँ, तो वो कैसे होगा? वो ओएलई ऑटोमेशन से होगा। फिर कई बार होता है कि आपको आउटलुक के थ्रू आपको मेल भेजना है, या तो फिर आउटलुक में कुछ मेल्स आए तो आपको उसको मेल्स को रीड करना है, हाँ। या तो आपको कुछ मेल्स है उनको आपको डिलीट करना है, ओके। या तो फिर आपको कोई पर्टिकुलर कस्टमाइज मेल भेजना है, इमेजेस भेजना है आपको मेल के अंदर, या कुछ और चीजें आपको प्रॉपर टेबल फॉर्मेट करके भेजना है, या तो एक्सेल के कुछ आपको स्क्रीनशॉट लेकर फिर आपको वो भेजना है, या ऐसा कुछ आपको चीजें आपको कुछ करनी है, तो उसके लिए आपको आउटलुक के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आता है ओएलई ऑटोमेशन में। ये क्लियर है सबको? यस यस। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने बोला वर्ड, यहाँ पे हमने बोला आउटलुक। अब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं पावर पॉइंट। कई बार आप चाहते हो कि आपने एक्सेल में डैशबोर्ड्स वगैरह बनाए, तो एक्सेल के जो डैशबोर्ड वगैरह बने हैं तो उससे ऑटोमेटिकली पावर पॉइंट के स्लाइड्स बन जाए। चाहते हो कि नहीं आप? कई बार यस तो उसके यस। लिए भी आपको ओएलई लगेगा। ठीक ओके। है, तो वैसे ओएलई में आप काफी सारी चीजों का आप ऑटोमेट कर सकते हो। कई बार आपको चाहिए होता है कि आपको ऑटोकैड में डिजाइन बनानी है, तो आप एक्सेल में बैठे बैठे ऑटोकैड में डिजाइन बना सकते हो, सॉलिडवर्क्स में डिजाइन बना सकते हो, कैटिया में भी आप काम कर सकते हो। ऐसे ये मैं भी कैड एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ जिनसे डिजाइन्स वगैरह बनती है ना, तो उनमें काफी सारी टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हो। उसमें आप या तो फिर आप ओएलई ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, या तो फिर आप उसको उसके अंदर जो वीबी स्क्रिप्ट है उसके अंदर जो स्क्रिप्ट होता है स्क्रिप्टिंग, तो वहां पे आप कोड डाल सकते हो। तो दोनों तरीके से आप ऑटोमेशन कर सकते हो, या तो उसके अंदर जाके डायरेक्टली, या तो फिर आप ओएलई ऑटोमेशन के थ्रू, या ना एक्सेल में बैठे बैठे। ये क्लियर है ना सबको? अब आउटलुक में इसके अलावा भी अपन करते हैं, कैलेंडर अपन बनाते हैं, राइट? मीटिंग्स अरेंज करना होता है, आपको टास्क राइट शेड्यूल राइट। करना होता है, तो काफी सारी चीजें आपकी आउटलुक के थ्रू होती है। तो वो सब चीजें आप इवेंट्स वगैरह बना सकते हो इसके अंदर, टास्क वगैरह क्रिएट कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हो। तो ये सब चीजें भी आप आउटलुक में कर सकते हो। ओके। ठीक है, फिर आता है सिस्टम एपीआई। सिस्टम एपीआई यानी क्या? कि हमें विंडोज की कुछ चीजों को यूज करना है।
तो आप कह रहे हो हम ये सब इस कोर्स में आई मीन कवर करने वाले हैं, या आप जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे हो? नहीं, हम लोग कवर करने वाले हैं। ये कोर्स में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे। ओके, ओके। ऐसा लग रहा होगा ना बहुत कुछ है ये तो? हाँ, इसलिए मैं पूछ रहा था। आई थॉट कि हाँ। आप जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे हो। नहीं, 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 इन्फॉर्मेशन के लिए तो बता ही रहा हूँ मैं। वो तो ऑफ कोर्स डेमो का पर्पस है इन्फॉर्मेशन देना। लेकिन ओके, ये सब चीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं। और ओके, कवर इसलिए करने वाले हैं क्योंकि ये टोटली चीज़ें ऐसी है जो एक इंसान, एक प्रोग्रामर जब वीबे सीखता है ना, तो उसका सपना होता है कि ये सब चीज़ें मुझे करना है। ओके, ओके। होता है कि नहीं होता? आपका भी सपना होगा, यस, यस। है ना? बस वही जो चीज़ है ना, वही सब चीज़ें अपन इसमें करेंगे। अभी पहले क्या था कि हमारे पास में 2 कोर्स हुआ करते थे अलग-अलग। एडवांस वीबी एक अलग कोर्स हुआ करता था, जिसमें ये सब चीज़ें ऑफ कोर्स होती थी, लेकिन उसमें हम ये चीज़ें कवर नहीं करते थे ज़्यादा। ओके, ओके। और एक हमारा एक अलग कोर्स हुआ करता है जिसमें हम लोग एक्सेस एसक्यूएल सर्वर विद पीबीए हम लोग उसमें वो कवर करते थे। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ। अभी अभी मैंने ये पर्टिकुलर जो बैच बनाया है, ये जो अभी अपना जो कोर्स है वो नया कोर्स है। तो ओके, इसके अंदर क्या है, हमें ये हाइब्रिड है, दोनों चीज़ों का मिक्सचर है। ओके, ओके, तो इसमें ये भी है और वो भी है। ओके। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रज़ा है। ओह! आप हो सर। सॉरी, सॉरी। जी, जी, जी। तो ओके। हुँ, अभी जैसे मेरा एक्सपीरियंस बोलूँ तो मैं काफ़ी सालों से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। हाँ, काफ़ी हाँ, सारी हाँ, हाँ। बैचेज़ भी ले चुका हूँ एडवांस वीबीए की। तो ओके, एडवांस ईबी की लगभग 10, 12, 15 बैचेस हो चुकी है। एक्सेस एसक्यूएल सर्वर की लगभग 5 से 6 बैचेस हो चुकी है। ओके, तो ओके। अभी मैं सोच रहा था कि कुछ अपन मर्ज करके करते हैं, क्योंकि क्या हो रहा था कि वो बैच शेड्यूल ही नहीं हो पा रही थी। ये जो बैच है ना हाँ, एक्टिव एक्स की, वो शेड्यूल ही नहीं हो पा रही थी। और लोग बोल रहे थे कि सर हमें ये चीज़ें सीखनी है। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर मैंने बोला चलो क्यों ना हम लोग ये इस तरह से करते हैं। और अभी क्या हो गया कि अभी ओके, इतनी सारी ओके। वैरायटी ऑफ चीज़ें आ गई है ना, आरपी भी आ गया है, बीआई टूल्स भी आ गए हैं, तो लोग अभी डाइवर्ट हो चुके हैं। लोग अभी ये भूल गए कि इसकी अभी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। हाँ, बीबीए हाँ। अभी भी काफ़ी रेलेवेंट है और अभी भी काफ़ी उसकी इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे, अभी मैं जितनी ज़्यादा चीज़ें सीखता हूँ ना, तो उतना मुझे लगता है कि नहीं यार, बीबीए का कोई तोड़ ही नहीं है। हाँ, हाँ। अभी जैसे एक सिंपल आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मैं एक क्लाइंट के बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, और वो जो प्रोजेक्ट था मैंने वो पावर क्वेरी में बनाया था। किसमें बनाया था? पावर क्वेरी। पावर क्वेरी यूज़ करके मैंने पूरा प्रोजेक्ट बनाया था। वो पूरा का पूरा एनालिटिक्स पे था, एनालिसिस पे था वो। हाँ, जो हाँ। बनाया था ना, तो उसमें ना मल्टीपल जगहों से लुकअप चल रहे थे। एक दो टेबल्स नहीं थी, मल्टीपल टेबल्स थी। और एक टेबल में लुकअप करो, फिर दूसरी टेबल के साथ में लुकअप करो, फिर तीसरी टेबल के साथ में लुकअप करो, फिर चौथी टेबल के साथ में लुकअप करो। तो उसमें क्या हुआ था कि पावर क्वेरी था ना, वो बैठ गया था। वो कर ही नहीं पा रहा था इतना डिटेल में काम। हुँ, हुँ। तो मैंने पहले बहुत ट्राई किया। मैंने बोला कि यार मैं पूरे जी जान लगा के मैं उसमें ट्राई करता हूँ। ओके। क्योंकि मैं जब प्रोजेक्ट बनाता हूँ ना, तो मेरा सिर्फ टारगेट ये नहीं होता कि काम करके देना है। मेरा टारगेट ये भी होता है कि मैं रिसर्च करूँ उसके अंदर। रिसर्च हाँ, करूँ हाँ। ताकि बेस्ट से बेस्ट चीज़ हम लोग उसमें से निकाल पाएँ। तो ओके, मेरा ये था कि मैं इसकी पूरा पोटेंशियल देखूँ कि मैं कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता हूँ पावर क्वेरी को। तो मैंने बहुत ट्राई किया पावर क्वेरी को एक्सटेंड करने की, लेकिन क्या हुआ, एक टाइम पे आके वो बैठ गया। तो फिर हाँ, अब हाँ। मेरे लिए कंपल्सरी हो गया कि मुझे अभी टेक्नोलॉजी चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने फिर वो टेक्नोलॉजी चेंज किया, मैंने पूरा का पूरा कोड फिर वी में बनाया। आप समझ ओके। रहे, पहले मैं ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट बना चुका था पावर क्वेरी में। हाँ, हाँ। फिर मैंने पावर क्वेरी छोड़ के पूरा का पूरा काम वीवे में किया। हाँ, हाँ। पावर क्वेरी में हो क्या रहा था कि जो रिफ्रेश था, तो रिफ्रेश होने को लगभग 45 से 1 घंटा लगता था। हुँ, हुँ। जब मैंने उसको फिर वीबी में कन्वर्ट किया, तो हार्डली 1 मिनट के अंदर होने लगा। ओके। जब मैंने क्लाइंट से बात किया, तो क्लाइंट ने क्या बोला, पहले ऐसा लग रहा था मैं बैलगाड़ी पे जा रहा था, अभी मुझे लग रहा है मैं सुपरफास्ट कार में जा रहा हूँ। हाँ, हाँ। आप समझ रहे? मैं ऐसा नहीं बोल रहा पावर क्वेरी खराब है, पावर क्वेरी जबरदस्त है। लेकिन क्या है, अल्टीमेट कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है ना, और डेटा बहुत ह्यूज हो जाता है, तो पावर क्वेरी भी अपना जवाब दे जाता है। लेकिन इवन एक्सेल मैक्रो भी हैंग हो जाता है जब डेटा बहुत ह्यूज होता है तो। देखो क्या होता है मालूम है, ये आपको आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप कितनी नॉलेजेबल हो। अगर ओके। आप
फाउंडेशन वाली टेक्निक्स यूज करोगे, या समझ लो कि आपने इंटरनेट से सीखा होगा अगर वीबी वगैरह, बराबर है, या हाँ जिस हाँ तरह से बाकी जगहों पे सिखाया जाता है, तो फिर आप डेफिनेटली उसी तरह की कोडिंग करोगे। लेकिन अगर आप एफिशिएंट लेवल की कोडिंग करोगे तो आपका फिर काम भी फास्ट होगा। ओके ओके तो ये उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास में टेक्निक क्या है। औजार भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना। अगर आप बूटी छुरी से आप काटोगे टमाटर को, फिर आप बोलोगे उसमें से तो पानी निकल जाता है, पूरा जूस निकल जाता है, हाँ तो इसका मतलब क्या है कि छुरी खराब है, यानी इसका मतलब क्या है कि छुरी से कटता नहीं टमाटर, ऐसा है, या आपको छुरी बदलनी चाहिए, राइट है कि नहीं? तो बस वो चीज है, क्योंकि आप वीबीएस आप एडीओ डीबी को यूज कर सकते हो ना। आप सोचो ओके कितना बड़ा पावर है, आप पूरे डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो, पूरा का हाँ पूरा हाँ डेटा डेटाबेसेस में स्टोर कर सकते हो। डेटाबेसेस सबसे ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। एसक्यूएल सर्वर कितना एफिशिएंट है, उसमें पूरा हाँ दुनिया भर का डेटा है। आप ओके उस दुनिया भर के डेटा वाले एसक्यूएल सर्वर को आप वीबीएस से एक्सेस कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, आपका डेटा आप एसक्यूएल सर्वर में डाल सकते हो, वहां पे आप ओके इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हो। इंडेक्सेस क्रिएट करोगे तो टोटल फास्ट हो जाएगा वो। आपके ओके इंडेक्सेस क्रिएट हो गए, फिर आप अपनी एसक्यूएल क्वेरीज यूज करके फटाफट डेटा अपना पुल करते जाओ, कितना ओके एफिशिएंट हो जाएगा आप सोचो। हम्म तो ये प्रॉब्लम वीबीए की नहीं है, प्रॉब्लम ये नो हाउ की है कि भाई आप कितना कम जानते हो। राइट 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 ठीक है, तो ये जो कोर्स है ना, अगर मैं आपको बोलूँ ना, मेरे जो भी ट्रेनर्स है वो जानते हैं, ये जो कोर्स है ना, ये प्राइसलेस है। प्राइसलेस का मतलब क्या, इसके लिए अगर मैं लाख रुपए भी चार्ज करूँ ना, तो भी आपको लगेगा नहीं यार आपने बहुत कम पैसा दिया इसके लिए। ओके वो क्यों? क्योंकि ये जो चीज है ना, ये कहीं पे भी नहीं मिलती आपको। आपको मिलेगी, ओके काफी सारी चीजें मिलेगी, लेकिन ये सब चीजें जो है ना, एग्जाम्पल बेस्ड सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं मिलने वाला। ओके तो ये कोर्स में अपन है ना ये सब चीजें कवर करने वाले, जो आमतौर पे ना लोगों की जान निकल जाती है सीखने के लिए। ओके और ये भी चीज जो है, मैं भी जो सीखा हूं, तो मैं भी बहुत मेहनत किया है मैंने। यानी ओके ऐसा नहीं हुआ कि मुझे बहुत इजीली मिल गया, और मुझे भी सिखाने वाला कोई भी नहीं था, राइट? तो मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी ये सब चीजें। तो एक एक चीज जो मैं आपको सिखाऊंगा ना, तो इट वुड बी लाइक मेरे रिसर्च का मेरा हिस्सा रहेगा वो, ओके ओके राइट? तो इसीलिए क्या रहेगा कि मैं समझता हूँ ये एक एक चीज काफी वैल्यूबल रहेगी आपके लिए, ओके ओके इस तरह से। तो देखो इसमें ये तो रहेगा, इसके अलावा फिर यूजर फॉर्म्स भी रहेंगे, एडवांस यूजर फॉर्म। नॉर्मल यूजर फॉर्म तो आपने देख लिया होगा फाउंडेशन में, यस लेकिन अगर यस आपको एडवांस यूजर फॉर्म्स बनाने हैं, यूजर फॉर्म्स, तो आप ये यूज करके बना सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, अगर आपको फॉर्म्स बनाने एक्सेल में, तो जरूरी है आप सेल में बनाओ। आप हो सकता है ना ज्यादा फीचर्स आप देना चाह रहे हो, तो आप चाहते हो कि भाई फॉर्म आपका नॉर्मल फॉर्म की तरह दिखे, जैसा अभी मैंने बनाया था ना यहाँ पे यूजर फॉर्म, तो ये इस तरह का हाँ कोई फॉर्म दिखे आपको। ओके तो अगर इस तरह का कोई फॉर्म चाहिए, तो फिर आपको फिर फॉर्म भी बनाना आना चाहिए ना। राइट और ये फॉर्म के अंदर भी है ना, ये फॉर्म के अंदर भी हम लोग क्लास मॉड्यूल यूज करेंगे। नॉर्मली ओके लोग इसके अंदर क्लास मॉड्यूल, इसके क्लास मॉड्यूल नहीं बनाते, वो जो माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लास मॉड्यूल होता है वो यूज करते हैं। जैसे आप देखोगे तो ये भी एक क्लास मॉड्यूल है। आप देखोगे यूजर फॉर्म में अगर आप यहाँ पे कोड में जाओगे, तो ये जो अंदर दिख रहा है, तो ये भी क्लास मॉड्यूल ही है। ये जो दिस वर्कबुक ओके दिख रहा है ना, ये भी क्लास मॉड्यूल है। ये जो शीट ओके दिख रहा है ना, ये भी क्लास मॉड्यूल है। आया समझ में? ओके हम्म लेकिन ये क्लास मॉड्यूल हमने नहीं बनाया, ये किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। लेकिन ये जो क्लास मॉड्यूल है, ये हम लोग बना रहे हैं। ओके ओके तो इसके तो बेनिफिट आपको मालूम है ना। तो इसमें भी हम लोग ये अपने खुद के क्लास मॉड्यूल यूज करके हम लोग काफी सारी चीजें करेंगे, जो आमतौर पे पॉसिबल नहीं है। ओके आप समझ रहे हैं? जैसे अभी क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। आपके दो यूजर फॉर्म है, आपका एक ये यूजर फॉर्म है और एक आपका दूसरा यूजर फॉर्म है। आपको करना क्या है, इस पहले वाले यूजर फॉर्म से दूसरे वाले यूजर फॉर्म में आपको डेटा ट्रांसफर करना है। ओके तो आप कैसे करोगे? आप नॉर्मली यही सोचोगे ना, आपको ग्लोबल वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे मॉड्यूल के हाँ अंदर। आप यहाँ पे पब्लिक करके आप वेरिएबल्स बनाओगे और उसके थ्रू आप ट्रांसफर करोगे, आप ऐसे ही बोलोगे ना। राइट लेकिन वो कितना डेंजरस है वो, जितना हो सके उतने पब्लिक वेरिएबल्स का कम से कम यूज करना चाहिए। उसका डेंजर का मैं आपको रीजन बताता हूँ।
आप जब ट्रांसफर कर लोगे फिर भी वैल्यू रहेगी यहाँ पे, हाँ हाँ और फिर आपको उसको साफ करना पड़ेगा मैन्युअली। अभी ये तो एक ही वेरिएबल, अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हुए तो मल्टीपल वेरिएबल्स को आपको साफ करना पड़ेगा। अब सोचो आपके ऊपर कितना वर्कलोड बढ़ेगा। हाँ हाँ आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए क्या होता है कि अगर आपको एक यूजर फॉर्म से दूसरे यूजर फॉर्म में ट्रांसफर करना है, तो हम लोग जब अगर क्लास मॉडल यूज करके करते हैं ये सब काम, तो बहुत ही स्मूथली हो जाता है ये सब काम, और बहुत ही ओके लॉजिकल और बहुत ही नेचुरल वे में होता है। तो हाँ ये हाँ जो क्लास मॉड्यूल है ना, ये तो इट इज अ मस्ट। मस्ट किनके लिए? जो कोडिंग करते हैं और जो कोडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ओके उनके लिए तो क्लास मॉड्यूल मस्ट है। हाँ, जो ऐसी हॉबी के हिसाब से कर रहे हैं या थोड़ा बहुत ऑटोमेशन या अपना काम आसान करने के लिए कर रहे हैं, तो फाउंडेशन वीबीए करके कर सकते हैं। क्योंकि आपने ओके देखा होगा कि अभी भी आप फाउंडेशन वीबीए आपको लगता होगा इसी से तो सारे काम कर लेता हूं मैं, तो क्लास मॉड्यूल की क्या जरूरत है? ऐसा लगता होगा हाँ ना कभी कभी आपको। हाँ हमें हमें उतना हमें डीप नॉलेज नहीं इसलिए लगता है। हाँ, तो अभी होता क्या है मालूम है, जब आप समंदर को जानते नहीं हो ना, समंदर की गहराई को, तो आपको लगता है कि भाई समंदर क्या है, अपना जैसे रिवर्स होती है वैसे समंदर भी होगा, उतने डेप होगा। लेकिन ऐसा राइट नहीं है। क्लास मॉड्यूल सब तभी जान पाओगे जब आप एक्चुअल में आप उसको सीखोगे। हाँ हाँ और इसमें ना आपकी पूरी सोच बदल जाती है। यहाँ पे आपकी एक अलग सोच चलती है, और यहाँ पे एक आप अलग तरीके से सोचने लग जाते हो। अब यहाँ पे ओके क्या करते हो? आप यहाँ पे क्या समझते हो कि आपके पास में ना एक पूरा कैनवास है, उस पूरे कैनवास में आप जहाँ पे डालना है वहां पे डाल दो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी स्क्रीन को है ना व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है? तो नॉर्मल मॉड्यूल में क्या होता है, कभी यहाँ पे लिखना है तो आपने यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे लिखना है यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे लिखना है यहाँ पे लिख दिए, इस तरह से आपकी मर्जी, आपने जहाँ पे लिखना है वहां पे लिख दिए। हाँ तो हाँ फाउंडेशन में हमारी सोच इस तरह से होती है, हमें जो चीज लगती है हम लोग बस वो करते जाते हैं। राइट लेकिन क्लास मॉड्यूल में क्या होता है, क्लास मॉड्यूल में क्या होता है कि हम लोग है ना अलग अलग सेक्शंस बनाते हैं। जैसा अभी ये एक पूरा एक जमीन बना ली है, तो इस जमीन में हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे, इसके अंदर ये हम लोग इस तरह से डिजाइन करेंगे। ओके तो इसमें ना चीजें काफी सिस्टमेटिक हो जाती है, ऑर्गेनाइज हो जाती है। जैसे सिंपल सा एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको ज्यादा रिलेट आप कर पाओगे। अभी समझ लो कि आपके घर में अगर एक भी अलमारी नहीं होती तो क्या होता? सब कपड़े इधर उधर बिखरे होते। हाँ, सिर्फ कपड़े ही नहीं, सामान भी। हाँ हाँ आपकी घर में जो भी बर्तन होते हैं, बोतलें होती है, सब कुछ आपको जमीन पे रखना पड़ता है, राइट? यस लेकिन अभी ड्रॉर्स है तो उसका मतलब क्या है, आपको जो चीज ढूंढनी है तो आप तब उसको ढूंढ लेते हो, उस जगह पे आप अलमारी ओपन करके कर लेते हो। तो यही राइट फर्क है नॉर्मल कोडिंग में और क्लास मॉड्यूल वाली कोडिंग में। क्लास मॉड्यूल वाली कोडिंग में आपकी सब चीजें ऑर्गेनाइज रहती है। ओके आया आपको समझ में? यस यस एग्जैक्टली। तो हम लोग नो डाउट हम लोग फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सब लोग क्लास मॉड्यूल सीखना नहीं चाहते ना। कुछ लोगों को अपना सिर्फ काम निकालना रहता है। लेकिन अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हो और अगर आप आगे चल के आईटी में मूव करना चाह रहे हो, क्लास मॉड्यूल इज अ मस्ट। ओके ठीक है? अब इसमें और भी चीजें हैं, लेकिन ये चीज कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं समझता हूँ आपको बताना, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये सब चीजें अपन उसमें कवर करने वाले हैं। ओके ओके ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। सर मेरा क्वेश्चन था। अब जैसे जी वीबीए अक्षय। बहुत पहले किया था मैंने। हाँ, और अभी करंट में थोड़ा मेरा मतलब कम यूज़ में हो रहा है, तो थोड़ा-सा मतलब ये पूछना था कि थोड़ा ब्रश अप होगा क्या जो फाउंडेशन वीबीए था हाँ, देखो क्या इसमें? होता है, जब भी हम लोग एडवांस वीबीए करते हैं ना, हुँ, तो हुँ। उसके अंदर हम लोग है ना एग्जाम्पल्स, आपको तो मालूम है ना, अपन एग्जाम्पल्स असेंडिंग ऑर्डर में हाँ, शुरू करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर यानी कैसा, कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरह से अपन करेक्ट, कॉम्प्लेक्सिटी करेक्ट। बढ़ाते जाते हैं। तो हाँ। जब भी मैं क्लास लेता हूँ, तो मैं जब इनिशियल एग्जाम्पल लेता हूँ तो मुझे ये समझ में आ जाता है कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। हुँ, हुँ। अगर मैं ये देखता हूँ कि आपकी पूरी जो क्लास है सबको समझ में आ रहा है एंड यू हुँ, आर हुँ। ऑल गुड, तो मैं अपनी फिर कॉम्प्लेक्सिटी लेवल और एग्जाम्पल्स के जो लेवल है वो बढ़ा देता हूँ। अगर मुझे लगता है कि नहीं अभी आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही, आपके ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे क्या होता है नहीं समझ में आ रहा है कैसे पता चलता है, आप ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हो या आप बार हुँ, बार हुँ। बोलते हो रिपीट करने का, आप बोलते हो हुँ, सर हुँ। नहीं समझ में आया, एक बार और रिपीट करो या कुछ और एग्जाम्पल करके बताओ, तो फिर मुझे समझ में आ जाता है कि अभी मुझे इस लेवल को थोड़ा और आगे इलाबोरेट करना है। तो उस केस में मैं क्या अच्छा। करता हूँ, इसी तरह के थोड़े और एग्जाम्पल्स कवर करता हूँ, ताकि फिर आपके वो कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। हाँ, तो करेक्ट।
इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका फाउंडेशन हुआ हो। अगर आपका पहले भी हुआ है तो भी चलेगा, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी चीजें रिपीट होने वाली है, उनका रिवीजन होने वाला है। हाँ। अभी कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कभी-कभी उनको लगता है कि वो लोग वीबीए बहुत टाइम पहले किए थे, अभी भूल भी चुके हैं। तो वो लोग जब वीबीए एडवांस वीबीए लगाते हो तो क्या होता है, उनका रिवीजन भी हो जाता है और जो कंसेप्ट है और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि इसके करेक्ट, अंदर सोच ही हाँ। बदल जाती है ना आपकी पूरी की पूरी, इसीलिए। ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। यस अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं थोड़ा कैलेंडर ओपन कर लेता हूँ। अभी है ना, अभी देखो दिवाली भी आ रही है, राइट? यस दिवाली भी आ रही है ना, तो दिवाली कब आ रही है? 12th को है सर। 11 12th, हाँ। 12 का संडे को आ रही है ना। संडे को आ रही है। तो ये वीक और ये वीक फिर अपन ऑफ रखेंगे, 12 और 19 का। तो अगर आपको ओके ऐसा ऐसा लग रहा होगा, कंसर्न हो रहा होगा कि भाई मेरी क्लासेस मिस हो जाएगी छुट्टी से, तो थोड़ा इत्मीनान रख लीजिएगा आप कि ये दोनों दिन वैसे भी अपन छुट्टी रखने वाले हैं। तो अगर आपको जो भी आपको रिलीजियस सेरेमनीज में अटेंड करना है वगैरह करना है, तो आप वो सब चीजें इजीली आप कर सकते हो। ठीक है? ओके ठीक है। और एक और हफ्ता मैं आपको ऑफ दूंगा, अक्टूबर का, ये वाला है ना, 28-29 वाला वीक। ठीक है? ओके और, ओके और इसके अलावा फिर अपना जो क्रिसमस का रहेगा, तो क्रिसमस का भी अपन ऑफ करेंगे, क्योंकि 3 फेस्टिवल्स है ना अपने एएफसीकेएस में अपन ऑफ करते हैं। एक अपना दिवाली, एक होता है ओके क्रिसमस और एक होता है ईद। ईद कौन सा? अपना रमजान वाला ईद, राइट? Yeah. तो ये नॉर्मली अपन ऑफ करते हैं। बाकी जो नॉर्मल फेस्टिवल्स होते हैं उसके अलावा, जैसे अपना होली हो गई फॉर एग्जांपल, तो अगर सभी लोगों का रिक्वेस्ट रहता है कि नहीं सर हम लोग नहीं कर पाएंगे क्लास, तो भी हम लोग फिर उनमें ऑफ देते हैं। ये क्लियर है ओके सबको? यस यस ठीक है। चलो, अभी यहाँ तक कि कुछ है कोर्स से रिलेटेड तो आप पूछ लीजिए, मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। ये भी पूछ सकते हो कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो मैं आपको बता दूंगा इसका आंसर। मतलब क्या आएगा क्या नहीं आएगा मतलब यानी जैसे कोर्स में क्या आएगा और क्या आएगा कवर होगा और क्या नहीं कवर होगा। अगर आपको वैसे इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। अभी जो आपने टॉपिक लिए इतने कवर होंगे या इससे और कुछ होंगे? नहीं होंगे, इससे ज्यादा भी होंगे, लेकिन वो मिसलेनियस टॉपिक है, मैंने लिखा नहीं। बाकी ओके ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें मैंने लिख के रखा है। ओके ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज नहीं लिखी है कि जैसे समझ लो कि आपको मदरबोर्ड का नंबर निकालना है। हाँ ठीक है? अब मदरबोर्ड का नंबर क्यों निकालना है? क्योंकि हर एक कंप्यूटर में मदरबोर्ड यूनिक रहता है। ओके बराबर है? हर एक कंप्यूटर में मदरबोर्ड यूनिक रहता है। तो अगर आप कोई ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो जो आप चाहते हो कि भाई यूजर उसी सिस्टम पे यूज करे, उस सिस्टम के अलावा यूज ना कर पाए, तो ओके आप मदरबोर्ड के बेसिस पे करोगे ना। मदरबोर्ड के बेसिस आपको पता चलेगा ना कि वही सिस्टम पे यूज हो रहा है कि तो कोई दूसरे सिस्टम पे यूज हो रहा है। राइट जैसे आपने कुछ मेहनत करके कुछ बना लिया और उसको पूरी दुनिया भर यूज कर रहे हैं, पर आपको कुछ पैसा नहीं मिल रहा, तो आप तो नहीं चाहोगे ना ऐसा। राइट राइट तो आप क्या कर सकते हो? लाइसेंसिंग दे सकते हो उस तरह से, उसके लिए आपको मदरबोर्ड का नंबर लगेगा। तो वो कैसा होता है? वो सिस्टम एपीआई में आता है। ओके ओके तो ऐसे काफी सारी चीजें होती है जो आप सिस्टम एपीआई करके आप यूज कर सकते हो। फिर अभी मैंने और भी क्या क्या नहीं लिखा, मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे आपके फोल्डर्स बनाने हो गए, या तो आपको समझ लो कि आपका यूजर नेम निकालना रहा। अभी यूजर नेम, जैसे एक्सेल में अगर आप यूजर नेम देखते हो, जैसे आप राइट क्लिक करते हो और आप यहाँ पे बोलते हो न्यू कमेंट, न्यू नोट, तो यहाँ पे जो नाम दिख रहा है, ये नाम क्या दिख रहा है? ये यूजर नेम नहीं है, ये एक्सेल में जो लिखते हैं ना वो नाम है। यहाँ पे जो ऑप्शंस में जो लिखा रहता है ना, ये नाम रहता है वो। बराबर है? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो लॉगिन वाला जो यूजर नेम है वो आना चाहिए, तो वो कैसे आएगा? कई बार होता है ना, आप अगर एप्लीकेशन बनाओगे तो आप ये चाहोगे ना कि भाई डेटाबेस के अंदर यूजर का नेम भी आना चाहिए, हाँ कि किसने एंट्री किया है तो पता चलना चाहिए। आप थोड़ी ना यूजर को बोलोगे भाई तुम ही डाल दो यूजर नेम। हाँ अगर हाँ यूजर को बोलेंगे यूजर नेम डालने का, तो वो तो कुछ भी डाल देगा।
अगर उसको किसी को फंसाना होगा तो दूसरे का नाम डाल देगा वो, है ना? तो हाँ। इसीलिए हम लोग उसको थोड़ी ना बोलेंगे, सिस्टम के थ्रू आना चाहिए। तो ऐसे सब काफी सारे मिसलेनियस टॉपिक भी है जो आप एग्जाम्पल के थ्रू जब आओगे तो आपको देखोगे उसको, ओके ओके है ना? तो यानी कुल मिला के काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। और वैसे ये जो कोर्स है ना 4 महीने में कंप्लीट होगा भी नहीं। मैंने लिख के रखा है वो सिर्फ इसलिए लिख के रखा है मैंने 4 महीना, क्योंकि जो हमारी जो फीस होती है ना, फीस का डिटर्मिनेशन ड्यूरेशन के हिसाब से होता है। अगर ओके मैं 5 महीना करूंगा तो इसकी फीस 16,000 रुपये हो जाएगी। अगर मैं ओके 6 महीना करूंगा तो इसकी फीस 20,000 रुपये हो जाएगी। ओके तो ये नॉर्मली, लेकिन फिर भी 6-7 महीना तो चलता ही है कम से कम। तो आप ओके अगर ये जब करोगे ज्वाइन तो आप ये समझ के चलना कि लंबा चलने वाला ओके ओके है ना? तो इत्मीनान से ये कोर्स करना फिर आप। चलेगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी को भी? नहीं, अपन डिक्शनरी भी कवर करेंगे? नहीं, डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग कलेक्शन यूज करते हैं ना, वो डिक्शनरी से काफी अच्छा है। हाँ, कलेक्शन और डिक्शनरी दोनों सेम ही है, बट डिक्शनरी में की और ये रहते ना, इसमें भी की रहता है, टाइप। हम्म, इसमें भी की रहता है, और हम लोग सारे के सारे काम कर लेते हैं, उसमें डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ती है। बल्कि है ना, हम लोग एडीओ डीबी को यूज करने वाले हैं। हम हाँ, कलेक्शन मुझे के साथ में एडीओ नॉर्मली डीबी को यूज करने वाले हैं। नॉर्मली थोड़ा कनेक्शंस मालूम है एडीडीबी के और फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट्स के। ये 2-3 ऑब्जेक्ट मेरे क्लियर है, मतलब ये है। नहीं नहीं, आप ऐसा मत तो समझिए कि ये हम्म, क्लियर है। जैसा भी कई बार क्या होता है, मैं पूछता हूँ आपको एक्सेल कितना आता है, तो लोग बोलते हैं हमें 5 से 6 आता है 10 में से। हाँ, ठीक राइट। है, आप समझ रहे हैं? यानी इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब चीजें आती है। हाँ, वो तो है, वो हाँ, एक्सेल इज तो अभी क्या बहुत होता है बड़ी मालूम है? जैसे बात। एडीओ डीबी से अगर आपको कनेक्ट करना आ गया, ये आपको अगर क्वेरी फायर करना आ गया, तो अपने को लगता है अपने को सब कुछ आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके अंदर नहीं काफी नहीं सारे नहीं, माइन्यूट कंसेप्ट होते हैं। राइट राइट। एक्चुअली मुझे कनेक्शन पता है मुझे, बट मैंने वो भी नेट से सीखा हुआ है, मतलब ऐसा कोई कोर्स नहीं किया हुआ। मुझे जरूरत पड़ी थी एक जगह पे कनेक्ट करने के लिए एक्सेस से, तो मैंने थोड़ा सा नेट से रिसर्च करके बराबर है, किया था। हाँ, बराबर है। जी जी तो जी। मुझे डिटेल क्लियरिंग मालूम नहीं है। हाँ, तो वही हम्म, अपना है ना, कोर्सेज में अपन डिटेल में देखेंगे और रूट से देखेंगे। हम लोग ये तो देखेंगे ये चीजें कैसे काम करती है, बल्कि ये भी देखेंगे ये बनाने के पीछे इसका लॉजिक क्या था, रैशनल क्या लॉजिक था। है। ओके ओके। समझ रहे हैं ना आप आपने बात को? तो कलेक्शन, इसीलिए हाँ हाँ। हाँ, आपने जब कलेक्शन लिखा तो मैंने बोला एक पॉइंट डिक्शनरी भी कवर करेंगे कि नहीं, बस जस्ट पूछ नहीं, लिया डिक्शनरी मैंने। असल में है ना, डिक्शनरी खुद कलेक्शन से डिराइव हुई है, तो ओके, उसका हाँ। उसको यूज करके मतलब ही नहीं है। हम लोग जब क्लास मॉडल के साथ में यूज करते हैं तो डिक्शनरी से हम लोग और भी हम्म, पावरफुल चीजें बना लेते हैं। ओके। और डिक्शनरी को आपको है ना, डिक्शनरी को आपको अलग से रिफर करना पड़ता है, तो मतलब नहीं आता अलग से रिफर करने का उसके लिए। कलेक्शन तो आप ओके। कैसे कर सकते हो? आप डायरेक्टली आप ऐसे रिफर कर सकते हो। आप यहाँ पे जाओगे और आप यहाँ पे बोलोगे बिम कॉल एज न्यू कलेक्शन, तो रिफर हो गया। इसके लिए आपको थोड़ी ना राइट। टूल्स में जाके आपको कुछ रिफर करना पड़ा, नहीं नहीं है ना? नहीं, तो इसीलिए हम लोग कलेक्शन का इस्तेमाल करते ज्यादा। हम्म, ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हम्म, और कोई क्वेश्चन नहीं। अपनी फीस कितना होगा और कोर्सेज कब से चालू होंगे, बस? देखो अभी ये जो कोर्स है ना, अपना अगले हफ्ते से अपन स्टार्ट करेंगे। ओके। इसमें कुछ मिनिमम है थ्रेशोल्ड, अगर इतने लोग आ जाएंगे तो फिर अपन स्टार्ट कर देंगे। वैसे भी है ना, एक मिनट, मैं इसको कैलेंडर ओपन कर लूं। ये अपना देखो आज 7 तारीख है ना, तो अगर सब कुछ सही रहा तो अपन 14 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। ओके। ओके और उसका जो भी कम्युनिकेशन है मैं आप सबको करूंगा, मैं जैसा भी रहेगा वो। ओके ठीक है। और एक मुझे कंसेप्ट ये था कि मुझे पावर क्वेरी भी स्ट्रॉन्ग करवाना है इसी के साथ। क्या करना है आपको? स्ट्रॉन्ग? पावर क्वेरी हाँ, पावर क्वेरी इसके अंदर नहीं है, पावर क्वेरी का एक अलग कोर्स है। अलग कोर्स है, हाँ। हाँ, लेकिन इसके अंदर अपन वो भी देखेंगे पावर क्वेरी को आप वीबीए से कैसे कॉल कर सकते हो। हाँ, क्योंकि मुझे एक जगह पे मैंने कुछ कोर्स किए थे और उसमें 2-3 क्वेरीज लिखी थी, तो उसको मुझे कॉल करना था, तो वहां पे मैं अटक गया था। हाँ, तो वो चीज इसमें कवर होगी कि वीबीए के थ्रू हम्म, आप कैसे पावर क्वेरी को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। जी जी। तो मैंने बोला ना, काफी सारे ऐसे मिसलिनियस चीज है जो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन वो सब चीजें भी हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं।
तो मुझे लगता है कि शायद ही ऐसी कोई चीज़ रहेगी जो अपन कवर नहीं करेंगे एडवांस वीबीए में। तो ये फुल फ्लेज एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है, डेवलपर अब प्रोग्राम। पूरा का पूरा यानी ये अपना फाउंडेशन हो गया और इसमें अपन बाकी की चीज़ें कवर कर लेंगे। राइट। तो हर एक के एकदम अपन ज़्यादा एग्जांपल्स कवर नहीं करेंगे क्योंकि फिर अपना नहीं तो फिर साल भर चले जाएगा कोर्स। तो अपन उतने एग्जांपल्स कवर करेंगे जितने में आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो जाए। हाँ, एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। इस तरह से। क्योंकि मुझे तो नॉर्मली एवरीडे में 30% ऑफ मेरा वर्क वीबीए पे होता है। बराबर है। हम्म, अभी थोड़ी से सब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज आने लगे हैं, इस वजह से मुझे जैसे ही इसका ये मिला अपडेट तो मैंने इनरोल कर लिया, मतलब डेमो के लिए इनरोल कर लिया। हम्म, वही ना, हम सिंपल चीजों के लिए कर पाते हैं लेकिन जब चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना तो वी नीड सम बेटर टूल्स, है कि नहीं? राइट राइट राइट। जैसे अगर आपको सिटी में ट्रेवल करना है तो स्कूटर में ट्रेवल कर लोगे, लेकिन अगर राइट। आपको समझ लो कि पूना से जाना है दिल्ली तो आप फिर स्कूटर पे नहीं जाओगे ना, आप फिर कार नहीं प्रेफर नहीं। करोगे क्योंकि आपको थोड़ा कंफर्ट भी चाहिए ना लॉन्ग रूट के राइट लिए। राइट। तो वैसे ये है फाउंडेशन छोटे मोटे यानी फाउंडेशन वीबीए ठीक है, आप नॉर्मल जो आमतौर पे कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप हाई लेवल की कोडिंग के लिए वीबीए फाउंडेशन यूज करोगे तो फिर वो आपको तकलीफ देगा। नहीं, मैंने एक एक्चुअली लास्ट मतलब अपना जो ये था कोविड में एक बनाया था मैंने नॉर्मल, इस पे ही बनाया था, पूरा एक्सेल बेस ही बनाया था कि वो हम्म, 2-3 एक्सेल को ओपन करता है, फिर वहाँ से डेटा लेता है और उसको कुछ एनालाइज करके ट्रिमिंग करके बहुत सारे वैलिडेशन रूल्स थे उसके अंदर, वो सब करके किया था। लेकिन वो सब मैंने एक्सेल को ओपन करके उसको एक शीट में डाल के किया था, लाइक अ फाउंडेशन वाला वो उसका। हाँ, तो मेमोरी वो में नहीं थोड़ा किया सा, था आपने। हाँ हाँ, मेमोरी में नहीं कर पा रहा था बराबर है। वो। हाँ, तो उसकी वजह से वो एक्सेल बहुत हैंग हो जा रही थी। हाँ वही यानी परफॉर्मेंस इश्यू काफी आ जाता है फिर, और चीजें हम्म, प्रॉपर भी नहीं होती, यानी कैसा है कि आपका जो प्रिडिक्टिबिलिटी होती है ना वो भी नहीं होता। और फिर तीसरा क्या है कि अगर आपको बोले आगे चल के कोई आप कि आपको इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं तो आपकी जान निकल हम्म, जाएगी फिर उसमें। बहुत बहुत। क्योंकि वो कोड को वापस अगर मुझे बनाना है तो बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम, और देखो समझ लो कि आपने ना बहुत सारे स्टेप्स करके रखे एक के बाद एक के बाद हम्म, एक। अगर आपको बोले हम्म, कि भाई जैसे आपके 1 to 100 स्टेप्स है, अगर आपको बोलते हैं कि हम्म, कोई आपको थर्ड वाले स्टेप पे मॉडिफिकेशन करना है तो आपको क्या करना तो पड़ेगा, मुझे थर्ड के बाद में फिर फोर्थ, ऐसे करके सारे के सारे स्टेप्स आपको चेंज सारे करने स्टेप्स पड़ेंगे। को मुझे और ये करना पड़ता है, हाँ लेकिन डिबगिंग ये करना काम पड़ता अपने है। को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में नहीं करना पड़ता, ये फायदा है। हम्म, आप समझ रहे हैं, आपने जब थर्ड स्टेप पे कर दिया ना तो थर्ड स्टेप से फिर आपका हम्म, डायरेक्टली 100 तक के हो जाता है वो, हम्म। क्योंकि एक्सेल में डिपेंडेंसी होती है ना, आपने जब जैसे एक्सेल में डेटा डाल दिया, आपने उसको हाँ सॉर्टिंग की राइट, तो अपने रेंजेस के बेसिस पे आपने दूसरी कोडिंग की शॉर्टिंग कर दिया, हाँ। है ना? तो हम्म, आपका हर चीज एक दूसरे पहले वाले स्टेप पे डिपेंडेंट है, राइट वैसा है। राइट। तो इसीलिए क्या होता है कि वो ठीक है स्टार्टिंग के लिए, ठीक है बच्चों का काम, ठीक है तो बच्चों का काम है वो, लेकिन बड़ों को बड़ों जैसे काम करने चाहिए, करने के लिए राइट। हाँ, है ना? जी। यस सर। अक्षय आप कुछ पूछ रहे हैं? सर मैं मतलब एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि वो भी मतलब इंटरनेट ऑटोमेशन में आता है या फिर ओएलई ऑटोमेशन में आता है। हाँ जैसे हम पूछे ना। लोग काफी बार क्या करते हैं कि हमारा एक्सेल में कुछ पर्टिकुलर डेटा है, हम्म वो एप्लीकेशन वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, उसमें वो डेटा सर्च करते हैं और उससे हम्म एक और मतलब रिजल्ट्स आते हैं बेसिकली, और हम्म वो रिजल्ट हम्म। को फिर से हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं एक्सेल में। तो वो चीज़ भी मतलब किस में आएगी वो? तो जो भी वेब बेस्ड है ना तो वो इंटरनेट ऑटोमेशन में आएगा। ओके, अच्छा। जो भी चीज वेब और बेस्ड है वो सारी इंटरनेट ऑटोमेशन में आएगी। और अगर टूल रहा वो इंटरनल तो? इंटरनल टूल रहेगा तो वो अपना असल में ना, इंटरनल टूल रहा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा उसके लिए आरपीआई यूज करो आप। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। ओके, आरपीआई के अंदर भी देखो वीबी आप कॉल कर सकते हो, तो ओके। आप बना लो वीबी का पूरा कोड और हुँ, उसको, हुँ। और आरपीए का वो भी, आरपीए से आप एप्लीकेशंस वगैरह ऑटोमेट करने का वो भी कर लो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, एक एमएनसी थी तो उसपे उनका एक है ना बहुत ही एक अजीब सा टूल था उनके पास में, हुँ, तो हुँ। उसको मैंने बहुत कोशिश किया था ऑटोमेट करने की, लेकिन वो फिर वो हो ही नहीं पाया। अच्छा, तो ऐसा नहीं ओके। था कि वो मेरी नॉलेज की कमी होगी उस टाइम पे, लेकिन क्या हाँ, है वो कि रूल हाँ, हाँ हाँ, उस लेकिन पर्टिकुलर मतलब लिमिटेशन हो गई वो।
हाँ, लेकिन कैसा है कि अगर आप आरपीए यूज़ करते हो तो आरपीए के अंदर आपको है ना हर एक चीज़ का आईडी मिल जाता है, हर एक विंडो का आईडी मिल जाता है। फिर आपको जब हर एक विंडो का आईडी मिलता है तो हर एक विंडो के अंदर आप इंडिविजुअल चीज़ें भी आप कर पाते हो। तो ये जो चीज़ है ना इसके लिए फिर आरपीए और आप वीबीए दोनों को कंबाइन कर सकते हो। तो कई बार क्या लोगों को लगता है कि भई अभी आरपीए आ गया तो वीबीए ऑब्सोलीट हो गया, ऐसा नहीं है। आरपीए काफ़ी सारी चीज़ें नहीं कर पाता और काफ़ी सारी चीज़ें करता है तो बहुत गंदी तरीके से करता है। और वीबीए भी कुछ चीज़ें नहीं कर पाता। या तो कर पाता है तो बहुत उसको टाइम लगता है करने को। तो आप क्या कर सकते हो, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। जो चीज़ें आरपीए से हो रही है आरपीए से करो, जो चीज़ें वीबीए से हो रही है वीबीए से करो। और दोनों को कंबाइन कर दो साथ में। समझ गया, यस। तो इसीलिए बोलते हैं कि ज़्यादा अगर अपन नॉलेज लेते हैं ना तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। हमें पता रहता है ना कि भाई किस सिचुएशन में क्या करना है, करेक्ट। ऐसा है। 1 सेकंड, हाँ। तो चलो ठीक है, अक्षय का आंसर मैंने दे दिया। अक्षय? यस सर। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी को भी? ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर हम लोग अपना जो सेशन है उसको वाइंड अप करते हैं, लेकिन वाइंड अप करने से पहले मैं आपको फीस बता देता हूँ। फीस सभी को पता होगी ना? यस यस। रुपीज 12,000 रुपीज फीस है इसकी। और इसको आप कैसे पे कर सकते हो? 4,000 इंटू 3 मंथ्स। और वन टाइम फीस कितनी है? रुपीज 10,800, अगर आपको वन टाइम फीस पेमेंट करना है तो। ये अपना फीस Okay. का है। और सेशंस रिकॉर्ड नहीं होते हैं, नो रिकॉर्डिंग। ना ही हम लोग करते हैं, ना ही हम लोग अलाउ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो ये हमारी पॉलिसीज में ही है कि हम रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। क्योंकि वैसे भी है ना, हमारी हर एक क्लासेस है ना डायनामिक होती है। आप अभी करोगे तो अगली क्लास हमारी कुछ और ही रहेगी, उसके अगली क्लास कुछ और ही रहेगी। तो हमेशा हमारा कोर्सेस वगैरह बदलते रहते हैं। और दूसरी बात क्या है कि जब रिकॉर्डिंग चलती है ना तो लोग आते ही नहीं है क्लास में। अभी देखो, सबको मालूम है रिकॉर्डिंग चलने वाली है, डेमो रिकॉर्ड होते हैं, है ना? तो देखो डेमो में कितने लोग हैं, कम लोग हैं ना, राइट? लेकिन अगर लोगों को पता होता नहीं है डेमो की रिकॉर्डिंग नहीं होने वाली, तो कहीं भी बाहर जाना होता ना, वो बाहर जाने को भी कैंसिल करते थे। वो बोलते थे कि नहीं चलो, रिकॉर्डिंग नहीं होगी, हमें कुछ भी करके अटेंड करना है। तो हम ये चाहते हैं कि हम लोग अगर हमारा 100% दे रहे हैं तो स्टूडेंट भी हमें 100% दे, तभी तो हमें भी मजा आएगा ना पढ़ाने में। राइट। और देखो, अगर ट्रेनर्स का मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भले चलो ठीक है, कोर्स का सिलेबस है, ये सब सिलेबस है कि हमें ये सब चीजें कवर करनी है, लेकिन अगर ट्रेनर का मूड ही नहीं है ना तो ट्रेनर फिर क्या करेगा, चीजों को एक आध एग्जाम्पल देके खत्म कर देगा वो। लेकिन अगर स्टूडेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे, स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, अगर स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट बताएंगे कि हाँ हम इंटरेस्टेड है सीखने के लिए, तो क्या होगा, ट्रेनर्स भी ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल बताएगा ना हर एक चीज के। और आप जितने क्वेश्चन पूछोगे उतना ज्यादा एनकरेज होकर हम लोग एंथुजियाज्म के साथ में आपको आंसर्स देंगे, राइट? उसके लिए जरूरी ये है कि आप लोग क्लास में रहो और आप लोग क्वेश्चंस पूछो। सही बात है ना? आप खुद सोचो ना, अगर अगर मैं रिकॉर्डिंग खुद कर रहा होता, उसमें आप नहीं होते, तो क्या मैं इतनी सारी चीजें बोल पाता? नो। मुझे मोटिवेशन ही नहीं होता ना इतनी सारी चीजें बोलने का। लेकिन अभी आप लोग हैं तो मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। ये रीजन है हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करवाते, ताकि लोग क्लासेस को काफी सीरियसली ले और क्लासेस अटेंड करें कुछ भी करके। अगर आपका एक क्लास मिस हो जाए तो आपको क्या करना है, अगली क्लास में आके क्वेश्चंस पूछने हैं, क्योंकि हम लोग रिवीजन भी करते हैं, राइट? और दूसरा क्या है कि नोट्स भी आपको बराबर बनाते रहना है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज आप भूल जाओगे, आपको लिखना है, तो आप लोग लिख लो, अपने नोट्स बनाओ। आप जितने नोट्स बनाओगे उतना आपके लिए भी बेटर रहेगा। वैसे तो क्या होता है कि वीबीए में नोट्स बनाना नहीं पड़ता, क्योंकि वीबीए इटसेल्फ इज अ सेल्फ डॉक्यूमेंटेड लैंग्वेज। आप जो कोडिंग लिखोगे तो उसी के अंदर डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है ना। और जो कंसेप्ट होते हैं तो कंसेप्ट आप धीरे धीरे करके समझ जाते हो। जैसे कि न्यू कब करना है, जैसे अभी मैंने वेरिएबल में किया था ना, न्यू dim एक्सेस न्यू क्लास 1 लिखा था क्या नहीं? हाँ हाँ है ना, यहाँ पे लिखा था मैंने। तो ये न्यू क्यों करना है, ये भी डिटेल में कंसेप्ट है। तो ये सब चीजें जो कंसेप्चुअल होती है ना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार 5 बार में तो आ ही जाता है। फिर आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है, नो डाउट हर एक को डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन क्या होगा,
धीरे-धीरे करके फिर आपको रेगुलराइज़ हो जाएगा। सब चीज़ें बराबर आपको समझ में आने लगेगी। ये आया सबको समझ में? यस। और हाँ, Yes. ये जो अपना वीबीए का जो कोर्स है ना फाउंडेशन का, तो फाउंडेशन पाइथन के लिए भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पाइथन भी एक वीबीए जैसी लैंग्वेज है। तो जो लोग वीबीए सीख लेते हैं ना, तो उनको पाइथन सीखना ईज़ी पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो पाइथन का जो कोर्स है, उसके लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्या रहती है कि आपका वीबीए होना ज़रूरी है, वीबीए फाउंडेशन। एडवांस वीबीए की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग पाइथन में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कवर नहीं करते। बराबर, इसलिए फाउंडेशन अपना चल जाता है। और हम लोग पाइथन क्यों पढ़ा रहे हैं, उसका क्या रीज़न है? क्योंकि पाइथन अपना बेस बनने वाला है डेटा साइंस के कोर्स के लिए। तो डेटा साइंस का कोर्स भी अभी जल्दी आने वाला है। तो जब डेटा साइंस का जब कोर्स आएगा, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स आएगा, तब आपको ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्प करेगी। राइट? तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग सीखते रहो, जभी भी टाइम मिलता है, आपको मौका मिलता है, सीखते रहो। क्योंकि सीखने से अच्छा आप कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में। क्योंकि आप जितना ज़्यादा सीखोगे, उतना ज़्यादा आपको पावर मिलेगा। चलो पैसा तो मिलेगा, लेकिन पैसे के साथ में पावर भी मिलेगा। आप सोचो ना, आप जब प्रोग्राम बनाते हो तो आप कितना पावरफुल फील करते हो। आपने जैसा प्रोग्राम बनाया है, लोगों को वही फॉलो करना पड़ता है। आप मजबूर कर सकते हैं लोगों को काम करने के लिए। राइट और रॉन्ग? यस सर। तो वो जबरदस्त पावर है। क्यों? अगर आपने बोला कि ये टेक्स्ट बॉक्स में आपको सिर्फ नंबर ही डालना है, तो मजाल है उसकी कि उसमें टेक्स्ट डाल दे वो। कभी कई बार क्या होता है, आपने डेटा अलग अलग लोगों को देके रखा है, शीट्स अलग अलग लोगों को देके रखी है। कोई उसमें कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, कोई कॉलम इंसर्ट कर दे रहा है, कोई रो डिलीट कर दे रहा है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर प्रोग्राम बनाया है, तो मजाल है किसी की कोई गलत कर दे काम। तो इसीलिए वीबीएन आपको पावर देता है। पावर देता है ताकि आप चीजों को कंट्रोल करवा पाते हो, ताकि कोई भी गलत काम ना कर ले। दो चीज जैसे करनी है वैसे कर ले। तो इसीलिए प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और खैर आप लोग तो खुद प्रोग्रामर्स ही हो, क्योंकि आप अगर एडवांस सीबीए करो तो यू आर ऑलरेडी प्रोग्रामर्स, राइट? तो आप लोग तो ये सब चीजें जानते ही हो। बस इतना है कि आपको जो पहले पावर मिल रहा था वो छोटा पावर था, अब ये बहुत बड़ा पावर रहेगा, है कि नहीं? क्योंकि इससे आप और ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, और उसके बाद में फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं। एनी क्वेश्चंस? नो सर। नो सर। ओके, और देखो मेरी कंडीशन रहेगी सबको एक्टिव रहना है क्लास में, यस क्योंकि सर। आप लोग अगर सो गए तो मैं भी सो जाऊंगा फिर। तो चलो ठीक है फिर, है ना? फिर मिलते ये हैं फिर क्लास क्लास। आप लोगे या और कोई लेगा? आप क्या चाहते हो? नहीं, हम तो चाहते कि आप पे लो। हाँ तो मैं ही लूंगा फिर, क्योंकि हमारे यहाँ पे यही रहता है, जो डेमो लेता है वही क्लास लेता है। ओके ओके। हाँ मैं समझ रहा हूँ एक्चुअली आप ऐसा क्यों पंकज पूछ रहे, सर भी क्योंकि है अच्छे ना। थे जो हाँ जी, सॉरी। पंकज सर भी अच्छे थे एक्चुअली, मैंने उनके साथ बेसिक फाउंडेशन का कोर्स किया था, बहुत अच्छा सिखाया था उन्होंने। हाँ एग्जैक्टली। तो देखो ये हमारी फिलोसॉफी असल में यही है एएफसी केस की। आप किसी भी ट्रेनर से पढ़ोगे ना, आपको अच्छा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि हम सबका है ना, जो कंसेप्ट है ना, वो पैसा कमाना नहीं है। हम्म। तो पैसा कमाना रहता है तो लोग क्या करते हैं, फटाफट करके कोर्स कंप्लीट कर देते हैं। राइट राइट। लेकिन हमारे, हम 4 महीना बोलते हैं, लेकिन हमारे फिर भी कोर्स 4-5 महीने चलते हैं, है ना भारत? भारत आप है क्या? ये तो सर हाँ, मैंने यस भी सर। एक्सपीरियंस किया है। जी जी जी। मतलब ये मैंने भी एसक्यूएल और पाइथन भी किया था और बीबीए बराबर है। भी किया था, तो जी मुझे पता है कि कमर्शियल तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही हमारा ना, हर एक ट्रेनर का, हमारा जब हम लोग ट्रेनर को हमारे साथ में जोड़ते हैं ना, तो हमारा यही रहता है देखना कि भाई जो बंदा है वो क्या मनी माइंडेड है या एजुकेशन माइंडेड है। हम्म। तो अगर कोई मनी माइंडेड होता है ना, हमारे साथ में टिकता ही नहीं है वो। ओके ओके। क्योंकि उसका उसका फिलोसॉफी यही है ना, वो कमाने के लिए आया है। और हमारे हाँ। यहाँ पे पैसा नहीं मिलता, हमारे यहाँ पे उसको डिलीवर करना पड़ता है। और डिलीवर अगर खुशी से करेगा तो खुश रहेगा। अगर वो खुद चाहता है कि नॉलेज बांटना है, तो वो बांटेगा सबको, राइट राइट। है ना? ऐसी बात है वो। तो इसीलिए ना, हमारे जितने भी ट्रेनर्स है पूरा 100% ही देंगे आपको, कोई भी ट्रेनर से आप पढ़ लो। अगर कोई 100% नहीं दे रहा है तो आप मुझे बताओ, तो मैं
थोड़ा-सा देखूँगा कि भाई क्या प्रॉब्लम हो गई है। दैट इज़ राइट। समथिंग ऑड। आपने जितने भी कोर्सेज़ किए होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि जिस भी ट्रेनर से आपने पढ़ा है उन्होंने 100% आपको दिया होगा। यस, मैंने एक ही किया है अभी तक एक्चुअली, बट मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है एक्चुअली उस कोर्स का मेरी कंपनी में। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी कल भी मुझे ना एक हमारे पुराने स्टूडेंट का मुझे कॉल आया था। वो भी काफ़ी ग्रैटिट्यूड बता रहे थे और काफ़ी यानी वो बता रहे थे कि अभी जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो सब एएफसी केस की वज़ह से, और एएफसी केस ने काफ़ी हज़ारों लोगों की लाइफ़ चेंज की है। तो मैं भी यही सोच रहा था कि हाँ, अभी एएफसी केस को अभी ज़िंदा रखने का रीज़न ही यही है। अगर अगर मैं वैलिडेट करता रहता हूँ असल में, मैं हमेशा वैलिडेट करता हूँ क्या एएफसी केस का ज़िंदा रहना भी ज़रूरी है? अगर हम लोगों को वैल्यू एडिशन दे रहे हैं, अगर हम लोग सोसाइटी में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर हम लोग बेस्ट से बेस्ट चीज़ें दे रहे हैं, उससे लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, तो एएफसी केस को रखूँगा। पैसा कमाने के लिए कभी नहीं रखूँगा, क्योंकि पैसा कमाने के लिए मेरे पास में और भी सोर्सेज़ हैं। मैं दूसरे सोर्सेज़ से भी पैसा कमा सकता हूँ। नहीं, एजुकेशन एक्चुअली मैं पर्सनल एग्ज़ैक्टली। ओपिनियन, क्योंकि मेरी वाइफ भी एक्चुअली एक टीचर है, अच्छा। स्कूल में पढ़ाती है, तो मैं हमेशा जी। उसको यही बोलता रहता हूँ कि यू हुँ, आर अ टीचर, यू आर नॉट एक्चुअली सैलरी मैटर नहीं करनी चाहिए आपके लिए हुँ, पढ़ाई मैटर करनी चाहिए। हुँ, मैं हुँ। हमेशा ये उसको बोलते रहता हूँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही होना क्योंकि चाहिए। जी। यस। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, लोग है ना सोचते हैं कि अरे इसमें पैसा है, ये है, वो है, फिर घुस जाते हैं अंदर, फिर पता चलता है पैसा तो है ही नहीं इसके अंदर। आप खुद भी सोचो ना, जैसा अगर अपना जो कोर्स है, अगर हम लोग जो सेम फीस है, अगर हम लोग 3 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, तो इसको डिवाइड कर दो आप 3 से। लेकिन अगर हमारा 7-8 महीना चल रहा है, तो क्या हो रहा है फिर उसके अंदर, राइट? राइट। तो वो ऐसी बात हो जाती है। खैर चलो, कमर्शियल्स तो एक अलग ही बात रही, लेकिन हमारा पूरा का पूरा आप किसी भी ट्रेनर से पढ़ोगे ना तो आपको ये चीज़ कॉमन मिलेगी हर एक में। ये हमारी फिलॉसॉफी के अंदर है। यानी एक तरह से कह सकते हैं हमारे रग-रग में बसा हुआ है। ये हमारा खून है ऐसा, राइट। इस तरह से। इसीलिए तो देखो अभी अक्षय है और आप लोग हैं, भारत ने भी कितने सारे कोर्सेज़ किए हैं, राइट? यस तो सर, बहुत सारे। एग्ज़ैक्टली। आप क्यों, आप इतने लॉयल्टी के साथ में आप क्यों हमारे साथ में जुड़े हुए हैं? आपका रिश्ता इस तरह से हमारे साथ में स्ट्रॉन्ग क्यों है? इसीलिए स्ट्रॉन्ग है ना, क्योंकि आपको ये चीज़ आपको रेसिप्रोकेट होके मिली है। आप जो चीज़ चाहते थे वो चीज़ आपको मिली है। भारत के बारे में बताऊँगा, भारत तो मुंबई में रहते हैं। पहले मुंबई से आके वो पूना में सीखा करते थे जब कोविड के पहले, ओह, ग्रेट यार। है ना? तो अभी इतना मोटिवेशन क्यों था उनको? क्योंकि वो सीखना चाहते थे। उनको मालूम था कि जो चीज़ वो यहाँ पे सीख रहे थे वो मुंबई में भी नहीं है। मुंबई हालाँकि फाइनेंशियल हब है इंडिया का, राइट। है कि नहीं? तो ख़ैर यही सब चीज़ें हैं। मैं तो सबको बस यही बोलता हूँ कि आप लोग कभी भी है ना रिकॉर्डिंग के पीछे मत जाया करो। अक्सर लोग क्या बोलते हैं कि भाई रिकॉर्डिंग होना चाहिए, रिकॉर्डिंग होना चाहिए। रिकॉर्डिंग से है ना इंसान डिपेंडेंट हो जाता है। आप खुद भी देखो ना, अगर आप आपका बच्चा, अगर आप बच्चे को बार-बार आप उसको लेकिन मॉनिटर करते रहोगे। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि रिकॉर्डिंग होगी ना तो आदमी जी, उतना सीरियसली लेता नहीं है, क्योंकि नहीं बोलता है यार लेता वो, चलो अभी नहीं, बाद में देखूंगा, वो बात कभी आती ही नहीं है आदमी कभी के भी पास। नहीं आती है और वो उसका नुकसान हो जाता है। राइट। और अगर वो देख भी लेगा ना तो उसके माइंड में इतने क्वेश्चंस आएँगे, उसका जवाब उसको वहाँ पे मिलेगा ही नहीं। राइट। लेकिन नहीं, क्लास देख चल ही रही है नहीं तो पाता आपके है, आदमी देख ही नहीं पाता है, क्योंकि क्या है ना, एग्ज़ैक्टली, आदमी का माइंड हमेशा डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए तो हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं ना, अगर उस बच्चे को घर पे ही पढ़ाते तो उतना हुँ, अच्छा वो पढ़ ही नहीं पाता, उसका तुरंत ध्यान किधर तो चला जाता है। एग्ज़ैक्टली, वी कैन एग्ज़ैक्टली। एक्सपीरियंस आवर चाइल्ड विथ आवर चाइल्ड्स ना। हम उसको बिल्कुल पढ़ाने सही है। बैठते हैं तो वो उतना सीरियसली थोड़ी बैठेगा हमारे साथ, वो हुँ, स्कूल में जितना सीरियसली बैठेगा। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल, यही रहता है। तो इसीलिए फिर हम लोग रिकॉर्डिंग हम मना ही कर देते हैं। इसलिए कई बार क्या होता है, लोग थोड़े नाराज़ भी हो जाते हैं, सर आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। भई आप सीरियस रहो ना क्लास में, और आप जितने क्वेश्चन है उतने क्वेश्चन पूछो। बल्कि अपनी अगर 10वीं क्लास चल रही है और आप 3rd वाली क्लास का क्वेश्चन पूछते हो तो मैं कभी नाराज़ नहीं होऊँगा। मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँगा आपने ध्यान क्यों नहीं दिया। मैं बल्कि खुशी-खुशी उसको समझाऊँगा। राइट। वो इसीलिए ना, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो इंसान है, इंसान भूल जाता है और कभी-कभी इंसान का ध्यान भी नहीं रहता है। तो वो राइट। हो सकता है कि वो एक ही क्वेश्चन वो दोबारा पूछ ले। तो इट इज़ नथिंग ऑड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। और क्या होता है, अगर हम लोग एक चीज़ रिपीट करते हैं तो दूसरे लोगों को भी ज़्यादा समझ में आता है कि नहीं? तो इसलिए क्वेश्चंस पूछना इट इज़ ऑलवेज़ अ गुड चैरिटी। चैरिटी फॉर राइट। एवरीवन, इस तरह से। तो चलिए ठीक है, फिर और कुछ आपको बताना है तो आप बताइए, फिर अपन वाइंड अप करते फिर।
नो प्रॉब्लम जस्ट कंफर्म क्लास स्टार्ट हो रही है या हाँ, नहीं मैं आपको ताकि कंफर्म कर दूंगा। देखो, जो लोग आपका कंफर्म करना चाह रहे हैं ना, तो वो लोग अपना फीस पेमेंट कर दीजिए। और वो एक्चुअली मैंने जो हम्म, लास्ट एक मैंने बैंक ट्रांसफर किया था, मैं एक बार हम्म, आपसे कंफर्म कर लूंगा उस पे करनी है क्या। अगर हाँ, आप कंफर्म कर देते हो तो फिर मैं उस पे कर दूंगा पीए। ठीक है, चलेगा। तो मेरा देखो जो मोबाइल नंबर है ना, हाँ तो वो गूगल पे का भी नंबर है, ओके। 9762118718। तो आप नहीं आई अगर थिंक इस पे मैंने बैंक ट्रांसफर किया था। आपका आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट है क्या? हाँ, आईसीआईसीआई बैंक पे करंट अकाउंट है, तो उसमें भी आप कर सकते हो। ओके ओके तो जो भी है, आप लोग कर दीजिएगा। अगर इन केस अगर क्लास नहीं होती है, खुदा ना खास्ता बोलता हूँ, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना, गॉड नॉट फॉर, इस तरह से। हाँ तो अगर ऐसा होता है तो फिर आपका अमाउंट मैं रिफंड भी कर दूंगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि अपनी क्लास अपन चालू करें उसको, है नो ना, प्रॉब्लम और यस। नो पूरे का प्रॉब्लम पूरा अपन कंप्लीट कर ले। लेकिन रजिस्ट्रेशन में इसी के बेसिस पे गिनूंगा जिनका पैसा आया होगा, राइट। ओके तो उसी से मुझे समझ में आएगा कि भाई अभी क्लास का क्या स्टेटस है। या नो क्योंकि प्रॉब्लम। एटलीस्ट कम से कम करीबन 8 से 10 लोग होंगे ना, तो क्लास में मजा आएगा पढ़ने में, पढ़ाने में। राइट राइट हम्म, चलिए ठीक है फिर, है ना। तो या थैंक थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप सबको मिलते हैं फिर क्लास में। या यस, थैंक ओके, यू थैंक यू सर। सो बाय मच। बाय, टेक केयर, बाय बाय। बाय।